हम लोग बातचीत कर रहे थे। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो फेमिनिस्ट राइटर हैं वो अपना मंतव्य जो है अपनी बातों को रख रहे हैं कि चाइल्ड बॉर्न के समय मतलब वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑब्जर्व कर कर करके और ये बताना चाहते हैं कि हर जगह की स्थिति क्या है। इसमें से कुछ जगह जैसे बांग्लादेश के बारे में हम लोग जाने, एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में जाने, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में भी जाने। तो इस तरह से जो है एक एक कर करके वो बताती हैं, है ना। क्योंकि जब कोई चीज़, कोई एक प्रूफ दिया जाता है तो उसके लिए ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है ना, कि कहते हैं कि हाँ ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, तो उसके लिए एक हम प्रमाण देते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये सब प्रमाण है। क्या बात हो रहा है, बातचीत नहीं। इसके लिए जो है ये एक प्रमाण के रूप में है, प्रमाण स्वरूप है, प्रूफ है। तो यहाँ जो सिक्स पैसेज नंबर 6 में क्या कहते हैं कि द वुमेन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पीयर्स बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड दे आर ऑल anxious टू सी। कहा है इसमें कि द वुमेन हु सेटिस्फाइड लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग मतलब समझ में आता है, लॉन्गिंग मतलब डिजायर होता है, डिजायर मतलब इच्छा, और पीयर्स मतलब समझ में आता है, पीयर्स मतलब सगे संबंधी, रिलेटिव्स को कहते हैं। बहुत अच्छा, पीयर्स मतलब रिलेटिव्स होता है। तो देखो अब मीनिंग क्लियर हो जाएगा। द वुमेन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पीयर्स, मतलब जो वो स्त्री जो अपने सगी संबंधी की इच्छा को पूरा करने में कामयाब हो जाती है ना। और सगे संबंधी का इच्छा पूरा करना मतलब वही चाइल्ड बॉर्न, चाइल्ड बर्थ, है कि नहीं। उसी से ना वो संतुष्ट होगा लोग कि हाँ चलो, मतलब अब चाइल्ड बर्थ हो गया है तो ये अच्छी बात है। बाई प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, कैसे आगे बताया है कि बाई प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, बच्चे को जन्म दे करके, दे आर ऑल anxious टू सी, बिकॉज दे ऑल वांटेड टू सी सच थिंग्स, दे ऑल वांटेड टू सी द चाइल्ड। सब लोग जो है बच्चे को देखना चाहते हैं। शादी के बाद जो है अधिकांश लोगों का यही डिजायर होता है, ठीक ना। खास कर करके उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, किथ एंड किन्स होते हैं, वो यही चाहते हैं कि जब बच्ची की शादी हो गई है तो अब उसके बच्चे हों। ये मतलब फर्स्ट चाइल्ड का एक्सपेक्टेशन सब लोग करते हैं और यथाशीघ्र करते हैं, जितना जल्दी हो सके फर्स्ट चाइल्ड का एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक ना। दोनों तरफ से, लड़के वाले के पक्ष से भी और लड़की वाले के पक्ष से भी। और दोनों का अपना एक अलग फियर रहता है। लड़के वालों को ऐसा लगता है कि चाइल्ड बर्थ अगर नहीं हो तो ये सही नहीं है, ठीक ना। और लड़की वाले ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी का घर जो है वो बस जाएगा। समझ में आया बात ना। तो इनको इस बात की चिंता होती है, दोनों के दोनों फ्राइटेंड रहते हैं, स्कैर्ड रहते हैं। तो यहाँ नरेटर यही बता रही हैं कि अगर वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर देती है, फाइंड सर अचीवमेंट सेलिब्रेटेड, तो उसका जो अचीवमेंट है, अचीव की ना, चाइल्ड को प्राप्त की तो अचीवमेंट है वो उसका, सेलिब्रेटेड इन वेज, मतलब उस वेज में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब मान लो कि किसी किसी को होता है कि शादी हुआ और 1 से 2 साल के अंदर जो है उसके बच्चे अगर जन्म ले लेते हैं, उसको बच्चा जन्म ले लेता है तो क्या होता है, वो काफ़ी जो है उसको रेस्पेक्ट मिलता है उस परिवार में, उस समाज में, समाज भी उसको रेस्पेक्ट के नज़र से देखता है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ है। तो वही लिखा है कि सेलिब्रेटेड इन वेज, मतलब डिफरेंट वेज से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उस सिचुएशन को, उस टाइम को, है ना। या उस महिला को भी लोग जो है काफ़ी वेनरेट करते हैं। सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज दैट ड्रामेटाइज हर सक्सेस, और उसमें जो है सबसे मेन जो रोल रहा है उसका, सक्सेस का यही रोल रहा है कि शी वॉज कैपेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, शी वॉज कैपेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, and this is the reason behind this, that she succeeded and she was given, she was given, finds her achievement, yes, she was given a proper respect in the society, in the family, by peer groups, by kith and kins, everything, है ना। अब उसके बाद लिखा है कि among the few first person accounts of how this works in practice is this one from the young, ये क्या लिखा हुआ है जी, स्पेलिंग पढ़ो तो इसका। अब सब पढ़ेगा तो हम सुनेंगे कैसे।
सेलिटी लिखा हुआ है। अच्छा, यंग सेलिटी वोमेन वो एक तरह की स्त्री होती है, ठीक ना, जो मतलब क्या इस बात को बताया जाता है, ये कहा गया है। तो अमंग द फ्यू फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब होता है विवरण लिख करके रखना, समझ में आया। तो कुछ फर्स्ट पर्सन जो है उस अकाउंट को लिखते हैं। हाउ दिस वर्क्स इन प्रैक्टिस इज द वन फ्रॉम द यंग वुमेन, मतलब ये जो यंग वुमेन एक होती है वो कैसे जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं लोग, इसके बारे में बताती हैं, ठीक ना। कि जैसे किसी यंग वुमेन को, न्यूली मैरिड कपल जो है, तो न्यूली मैरिड ब्राइड जो हुई उसको जब चाइल्ड बर्थ होता है तो किस तरह से उसको एंजॉय किया जाता है फैमिली में, ठीक ना। लिखा है कि इफ अ गर्ल इज लकी, अगर वो लड़की लकी है, कौन गर्ल, जिसको बच्चा जन्म लेता है। इफ अ गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, और उसके पेरेंट्स जो है अलाइव हैं, शी गोज टू हर मदर्स हाउस, तो अपने माँ के घर जाती है। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी, अपने प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू मंथ्स में वो अपने माँ के घर जाती है। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द बेबीज लाइफ, और बच्चे के जन्म का 3 महीना बाद, ठीक ना, वो वहां से आने के लिए सोचती है। हाँ, ससुराल के लिए जाना चाहती है, मतलब अपने मैके चली जाती है, ठीक ना। तो मतलब लास्ट मंथ में वो 7th या 8th मंथ में वहाँ जाती है, अपने मैके जाती है। उसके बाद बच्चे के जन्म के 3-4 महीने के बाद जो है, यहाँ लिखा है 3 महीने, तो 3 महीने के बाद जो है उसको अब अपने ससुराल की तरफ जाना चाहती है। समझ में आया बात। तो लिखा है कि फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द बेबीज लाइफ, बेबी का पहला 3 महीना अपने ननिहाल में ही बीतता है। समझ में आया बात। लिखा कि देयर सी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, और उसको जो है वहाँ बहुत सा प्यार और केयर, देख रेख, हाँ, केयरफुलनेस के साथ उसका जो है आवभगत किया जाता है। समझ में आया बात। लिखा कि शी इज आस्क्ड, हमेशा उससे पूछा जाता है, किससे, वो गर्ल की बात कर रहा है, हमेशा उससे पूछा जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या खाना खा चाहती हो, है ना, मतलब तुमको कौन सा चीज़ खाने का मन है। समझ में आया बात ना। और उसको जो है प्रयास किया जाता है कि वो चीज़ सप्लाई किया जाए, उसको उसकी आपूर्ति कराई जाए, वो चीज़ उसको दिया जाए। समझ में आया। व्हाट डू यू फैंसी, फैंसी मतलब समझते हो, फैंसी का मतलब तुम्हें क्या पसंद है, फैंसी मतलब झुकाव भी होता है, ठीक ना, तुम्हें क्या, हाँ, चाहना, तो वही झुकाव, मतलब किस तरफ तुम्हारा झुकाव है, क्या तुम चाहती हो, है ना। जैसे होता है ना, कोई गेम खेलना है या फिर ये चीज़ खाने का मन है ना, तो वही फैंसी मतलब झुकाव होता है, चाहना, चाहत, समझते हो ना, वही वर्ड है ये भी। ऑल द टाइम शी इज लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब बोलो, देखभाल करना, मतलब उसको हर समय उसका देखभाल किया जाता है। लेकिन ऐसा मैके में पॉसिबल है, ससुराल में उतना पॉसिबल नहीं है। जैसे लास्ट भी हम बताए थे ना, कि जैसे बेटा बेटी को अगर हम देखें, तो बेटी के टुवार्ड्स माँ जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है, और पिता जो है वो लिबरल होते हैं। जबकि बेटे के टुवार्ड्स माँ लिबरल होती हैं और पिता स्ट्रिक्ट होते हैं। यही हमारे सोसाइटी का, यही हमारे समाज का स्ट्रक्चर, और इसको कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता है, ठीक ना। इसको कोई नहीं कह सकता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, वो ठीक है यहाँ बोल दिया जा सकता है, लेकिन होता यही है। और दूसरी बात, जब रूल बनाया जाता है तो सामान्य एक जनरल वे में बनाया जाता है। 10 लड़कों में 8 लड़कों को देखा गया कि 8 लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब एक सामान्य नियम बना। अब वो 2 लड़के को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं होगा दुनिया का जो सभी पर अप्लाई होता हो, है ना, कुछ ना कुछ इसका एक्सेप्शन मिल ही जाएगा। तो लिखा है कि द होल मैटर ऑफ द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी का जो पूरा मैटर होता है वो क्या होता है। तो लिखा है कि द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन, पूरा जो है प्रेगनेंसी का पीरियड जो होता है उसमें काफी सेलिब्रेशन होता है, गीत गाने गाजे बाजे खूब बजते गाते हैं लोग, है ना, उसको तरह तरह की कहानी सुनाई जाती है, मतलब उसको काफी ऐसा मतलब इंजॉयबल मोमेंट दिया जाता है, ताकि उसको किसी तरह का भी मेंटल प्रेशर ना हो, टेंशन ना हो। लास्ट भी हम बताए थे, शुरू किए उसी दिन से बता रहे हैं कि मेंटल टेंशन, आज साइंस भी बताती है इस बात को ना। क्या हुआ जी, आज साइंस भी जो है इस बात को बताती है कि क्योंकि अगर अगर इन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी अगर
महिला को टेंशन होता है तो उसका अफेक्ट जो है वो बच्चे को अफेक्टेड करता है। जैसे कहानी भी एक बताए थे ना कि अर्जुन का जो बेटा अभिमन्यु था, वो अपने माता की प्रेगनेंसी में ही जो है वो चक्रव्यूह रचना तोड़ना वो जान गया था। समझ में है बात ना? तो वो कोई गलत चीज नहीं है, वो सही चीज है, बच्चा सीखता है। साइकोलॉजी भी आज हमारे यहाँ साइंस जो है, आज हमारे यहाँ साइंस बायोलॉजी जो तुम लोग पढ़ते भी हो, कोई लड़का तो बायोलॉजी में भी आगे इस बात को पढ़ोगे, मेडिकल साइंस पढ़ोगे तो इस बात को जानोगे कि बच्चा मतलब वो सीखना जो है उसी समय से प्रारंभ कर देता है। साइकोलॉजी भी हमारा इस बात को मानती है कि बच्चा अपने जन्म से पहले से ही वो सीखना शुरू कर देता है। समझ में है बात ना? उसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। वो अलग बात है कि हम लोग उसको अभी स्वीकार नहीं करते। तो हमारा यहाँ देखते हैं कि हमारा रिलीजन और हमारा साइंस दोनों आकर के एक जगह पर मिल जाता है। मतलब दोनों ने उसकी सार्थकता को बताया है, साइंस हो या फिर रिलीजन हो। तो लिखा है कि व्हेन द बेबी इज बॉर्न, और जब बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए ये ऐसा अवसर होता है जो जॉयस ओकेजन होता है। मतलब लोग काफी हंसी खुशी से जो है इस टाइम को स्पेंड करते हैं, है ना? और लिखा कि द नेमिंग सेरेमनी इज लवली, और उसका नामकरण सेरेमनी जो होता है, बच्चे का जब नामकरण होता है तो वो तो और ही खूबसूरत होता है, वो तो और ही अच्छा होता है, वो और ही प्यारा होता है ना? बच्चे का नामकरण किया गया, नया बच्चा का जन्म हुआ है, अब उसका नामकरण किया जा रहा है ना? इट इज हेल्ड मतलब ये किस दिन हेल्ड होता है? व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड, जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो इसका नेमिंग सेरेमनी हेल्ड किया जाता है, ठीक ना? और अ न्यू ड्रेस इज ब्राउट फॉर इट, मतलब उस बच्चे के लिए एक नया कपड़ा लाया जाता है ना? ब्राउट फॉर इट, इट मतलब यहाँ बेबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम लोग जानो कि इट इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि तुम लोग जब इट का प्रयोग पढ़ोगे, प्रोनाउन इट, तो उसमें बताया गया है कि जिस भी प्राणी का सेक्स के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वेदर इट इज मेल और फीमेल, इफ वी डोंट नो दिस मैटर वी कैन रेफर टू इट एज इट। समझ में आया बात? उसको इट से हम रेफर कर सकते हैं, ये हमारा अंग्रेजी व्याकरण कहता है। तो इसलिए यहाँ इट का प्रयोग किया गया है, बहुत यूनिक यूज है। राइटर जो है, इसका मतलब ये है कि राइटर जो है बहुत सतर्कता से लिखते हैं, इनका लैंग्वेज जो है बहुत अच्छा है, इनकी भाषा अच्छी है। जब लैंग्वेज लिखते हैं तो ग्रामर का ख्याल रखते हुए लिखते हैं, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स में बह गए। समझ में है बात ना? एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर, बच्चे के लिए नया ड्रेस और माँ के लिए नई साड़ी लाई जाती है। देयर इज फिस्टिंग एंड सिंगिंग, और काफ़ी फिस्टिंग होता है। फिस्टिंग मतलब भोज भात चलता है, खूब खाओ खाओ और मौज उड़ाओ, है कि नहीं? और सिंगिंग होता है, गाना बजाना भी चलते रहता है, ठीक ना? और उसके बाद लिखा है कि अनटिल लेट एट नाइट, बहुत देर रात तक, ठीक ना? देर रात तक भोज चलता है और गाना बजाना होता है। द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर, और ये महिलाएं और लड़कियां इकट्ठा होती हैं, एंड सिंग सॉन्ग्स, और ये सब जो है गाना गाती हैं, ठीक ना? ऐसा होता है सेलिब्रेशन। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर worn टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स। लिखा है कि गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक, गार्लैंड्स मतलब समझते हो? गार्लैंड्स माने आदि होता है, गार्लैंड माने माला होता है। पूछते वहां है तो देखता यहाँ है तुम, हम उधर से पूछ रहे हैं तो देख रहा है तुम इधर। गार्लैंड मतलब माला, है ना? तो माला कैसा बच्चे को पहनाया जाता है? टर्मरिक, हल्दी का माला पहनाया जाता है। एंड गार्लिक, गार्लिक मतलब है लहसुन, गुड। तो लहसुन और हल्दी का माला पहनाया जाता है। आर वॉर्न, वियर मतलब पहनना, और इसका भी थ्री है। टू वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ मतलब कीप अवे, दूर रखने के लिए, किस चीज? एविल स्पिरिट्स, कि इसको बुरी आत्मा, बुरी नजर न लगे, है ना? समझ में बात? देखा है चंदा यहाँ बनाया जाता है, कभी कभी सूरज इधर भी बन जाता है कि नहीं? और जब खास करके बच्चा जब छोटा होता है तो चंदा यहाँ बनाया जाता है, तो कहता है कि चंदे बनाएगा आज, सूरज नहीं। तो वो क्या करता है कि इसको हाथ से पूरा बना लेता है कि चंदा इधर न रहेगा न सूरज इधर रहेगा, इस सब बीचों बीच में पूरा स्काई रहेगा, पूरा जो है ब्रह्मांड रहेगा।
है कि नहीं? तो दैट इज व्हेन द नेम इज चूजन। और उसके बाद जो है ठीक इसी समय, मतलब जिस समय ऐसा किया जाता है उसी समय उसका नाम चूजन किया जाता है कि इसका नाम जो है कैट रहेगा कि डॉग रहेगा, समझा? माने किट्टी रहेगा कि टॉमी रहेगा, है ना? और उसके तरह तरह के लोग अब वहाँ नाम चुनने लगते हैं। पहले जो है ब्राह्मणों से जो है दिखाया जाता था, तो ब्राह्मण जो है इस बात को देखते थे कि जन्म कुंडली बनाने का प्रथा था, तो उसमें देखा जाता था कि जिस इस बच्चे का जब जन्म हुआ था उस समय ग्रह और नक्षत्र की क्या स्थिति थी, तो इस लड़के का जो है जन्म किस राशि में हुआ है, ठीक ना? 12 राशियां हैं हमारे यहाँ, तो किस राशि में हुआ है और उसी राशि का नाम उसका दिया जाता था। उसी राशि से बता दिया जाता था कि इस लड़के का या इस लड़की का नाम आप इस राशि में रखें। अब जैसे तुला राशि में है तो तुला राशि की शुरुआत र से, जिस नाम की शुरुआत र से होती है तुला राशि में आता है ना? और उसी के अनुसार, हल्ला नहीं, उसी के अनुसार उसका कुंडली लिखा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रह और नक्षत्र की स्थिति ऐसी है तो इसके जीवन में जो है कब कब क्या होने वाला है। हालांकि ये एक अनुमान था, ग्रह और नक्षत्र जो विज्ञान कहता है, जो ज्योतिषी कहता है, उसके अनुसार वो एक अनुमान है। समझ में है बात ना? क्योंकि वो भगवान नहीं है कि लिख देंगे कि अगले दिन जो है यहाँ जाएगा तो इसके साथ ऐसा होगा, लेकिन ग्रह नक्षत्र की स्थिति को देख करके ऐसा अनुमान, जैसे कैसे हम लोग भी अनुमान करते हैं। मान लो हम यहाँ से निकलना है, बादल लग गया हो तो लगेगा ना कि लगता है कि वर्षा होगी क्या, तो उसको देख करके अनुमान किया जा रहा है। अभी तो आए तो बिल्कुल फ्रेश है, सनी डे है ना? तो लिखा कि दैट इज वेन अ नेम इज चूजन, तब उसके बाद इसका नाम चूजन किया जाता है। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। और ये दोनों, बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों के जन्म पर जो है इस तरह का सेरेमनी हेल्ड किया जाता है। लेकिन हमारे सोसाइटी का नजरिया कुछ अलग है। हम जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में जो है वो पेट्रियार्कल फैमिली है। हम लोग पितृसत्तात्मक परिवार में रहते हैं जहाँ लड़कों की अहमियत है ना? लड़कियों को जो है गौण माना जाता है, लड़कियों का स्थान ज़्यादा, मतलब उच्च सम्मान नहीं दिया गया है, ठीक ना? हालांकि हम पिछले बार भी बताए थे कि हमारे यहाँ वैदिक काल में स्त्रियों को जो सम्मान दिया गया था वो पुरुषों से कहीं अच्छा था, पुरुषों से ज़्यादा सम्मान दिया गया था। और यही तो कारण है कि गॉडेस देवी हैं, जो भी, मतलब चाहे वो तो पार्वती हो, लक्ष्मी हो या फिर सरस्वती हो, सब जो है सबका मालकिन उन्हीं को बना दिया गया है। किसी भी पुरुष को ये सब चीज़ नहीं दिया गया है कि नहीं? और जब पुरुष ने शायद डिमांड भी किया होगा तो उनको वैसे वैसे स्थान पर रख दिया गया, एक को कैलाश भेज दिया गया कि जाओ वहीं रहना, है ना? तो मतलब उनको उचित सम्मान देने की प्रथा, तुम लोग देखा होगा एक चीज, जैसा कि मैं अनुमान करता हूँ, जैसे आज, अब तो महिलाएं कम लिख रही हैं, पहले जो टाइटल लिखा जाता था तो किसी का नाम जो है अगर रीता है तो वो रीता देवी, शादी के बाद जो है वो रीता देवी हो गई, है ना? तुम लोग कोई सीरियल देखता होगा तो उसमें भगवान राम को देखो, है ना? वो हमेशा अपनी पत्नी को देवी कह करके संबोधित करते हैं। उसका कारण यही था कि स्त्रियों को उचित सम्मान देना, स्त्रियों को देवी तुल्य सम्मान देना, है ना? बाद में अलग बात है कि उसको घर से निकाल दो, वो चलेगा, है ना? लेकिन स्त्रियों को उचित सम्मान दो। यही ना हुआ था सीता के साथ, तो यही ना हुआ था, उचित सम्मान तो देते ही थे, लेकिन फिर से घर से निकाल दिया गया। हम तो वही कहते हैं कि अगर इस समय होते तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देता उन पर, है कि नहीं? देखो, तो लिखा है कि दैट इज व्हेन ये चूजन हो गया, और लिखा कि ऑफ कोर्स इट इज कंसीडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय, ऑफ कोर्स इट इज कंसीडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय। और जाहिर सी बात है कि बच्चे की कामना जो है लोगों में अधिक होती है। तभी तो बताए थे ना कि जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे पहले समाज में भी अब होता है कि नहीं होता है, कौन? बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है, वहाँ थाली आए कहाँ से? अब थाली आए भी तो थाली सुने कौन? उस समय थाली बजाया जाता था, है ना, कि बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन लड़कियों के जन्म पर कोई थाली वाली नहीं बजाया जाता था, आंसू बहाए जाते थे, है ना? और बड़ी, उसको बोला भी जाता है तो बहुत संशय से बोला जाता है, क्या हुआ है? बेटी हुई है ना? बेटी हुई, जैसे लग रहा है कि कौन सा गड़बड़ हो गया है भाई, बेटी हुई है। लेकिन वही अगर बच्चे का जन्म तो बेटा हुआ है, समझ गया ना? और इवन हमको लगता है कि जो अनएजुकेटेड पिता भी होंगे,
बेटे के जन्म पर तुरंत मिठाई खरीद के लाएंगे, तुरंत लाएंगे मिठाई खरीद के। डॉक्टर्स वॉक्टर्स जो लोग हैं उनको तो मिठाई खिलाइए के जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उनको बेटा हुआ है, समझा? लेकिन बेटी के जन्म पर लोग कहते हैं कि तो मिठाई नहीं खिलाएगा। क्या मिठाई खिलाना है बच्ची का? एक तो ऐसे ही अब तो 4-10 लाख लेकर के जाने वाली आ गई घर में, है कि नहीं? मतलब उनको एक टेंशन बढ़ गया, समझ में है बात ना? लेकिन शायद शायद ये भी पता होना चाहिए, ऐ अल्लाह नहीं, लेकिन वो तो अपने जो उसका जो सम्मान है सोसाइटी में, वो अपना जन्म उसका अपने बल पर हुआ है कि नहीं? आप कहाँ उसमें, जैसे कोई कुछ कर रहा है कहता है कि हम जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, आप कहाँ कोऑपरेट करते हैं, है ना? तो लिखा है कि बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली। लेकिन एक बात और यहाँ फोकस करते हैं कि लेकिन अगर लड़की का जन्म होता है तो महिलाएं बड़ी खुश होती हैं कि चलो मेरा संख्या बढ़ा, है कि नहीं? नहीं नहीं, काम करने की वाली बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो बेटी मेरा साथ देगी, है ना? चाहे वो लड़ाई पिता से हो या आस पड़ोस पड़ोस से भी हो, है ना? क्योंकि हम बेटी को जैसा ट्रेंड करेंगे वैसा ट्रेनिंग ये ले लेगी, है ना? और उसी के हिसाब से काम करेगी जैसा हम चाहेंगे, है कि नहीं? तो इस बात को नरेटर देखो, क्योंकि खुद महिला है, लेकिन इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये अलग बात है कि बेटे के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बेटी के जन्म को सेलिब्रेट करने वाली महिला लोग होती हैं। समझ में है बात ना? उन लोगों को लगता है कि नहीं चलो बहुत अच्छा हुआ है। तब वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग, और उसके बाद हम लोग बैठ करके पान खाते हैं। समझ गया? पान खाने की भी प्रथा है यहाँ, महिलाएं पान खाती हैं। एंड सिंगिंग क्या? अब मीठा, अब जिसको जर्दा, जो जर्दा बियर कर सकते हो जर्दा नहीं खाएगी, है ना? अब अपने अनुकूल समाज, अब अपने अनुकूल नियम नहीं बना लो कि मीठा पान, ये तो अलग बात है। जैसे जैसे हमारा ही बात अगर ले आ जाए तो हम जर्दा पान नहीं खाते हैं। एक आध दो बार ट्राई किए थे, लेकिन इतना नशा पकड़ लिया ना कि हमको छोड़ ही दिए, समझा ना? मीठा पान कभी कभी खा लिया करते थे, लेकिन अब जो है इसलिए नहीं खाते हैं कि अब लगता है कि उजला शर्ट पहने हुए हैं, ऐसे थू करो तो सारा थूक जो है शर्ट पर आ जाएगा, और वो ऐसा दाग होता है जो छूटता नहीं है कि नहीं? ऐसा तो कोई उपाय है नहीं कि ऐसे पाइप लगाए हुए रहेंगे कि थू करेंगे तो कुछ दूर चला जाएगा, है ना? हालांकि पान खाना अच्छी बात है, समझ गया? वो खराब चीज़ नहीं, पान अच्छी चीज़ है। अगर आप मीठा पान खाते हैं तो देखो बताते हैं, पान जो है, पान का जो पत्ती है ना, वो बहुत से बीमारियों को रिजॉल्व करता है। जैसे सबसे पहला जो है, वो तलवे में जो होता है जलन होने लगता है, वो क्या बीमारी कहलाता है? हाँ, एक बीमारी है क्या तो उसको बोलते हैं जी, हम अभी भूल रहे हैं नाम। उस बीमारी में लिखा है कि पान की पत्ती सिर्फ आप खा लीजिए। अगर आप पान नहीं खाते हैं, ऐसे मीठा पान खाइए, नहीं खाते हैं तो सिर्फ पान की पत्ती को चबा लीजिए, उससे वो बीमारी दूर हो जाएगा, ठीक ना? डायबिटीज, डायबिटीज जो है, जो व्यक्ति खाना खाने के तुरंत बाद पान खाता हो, इसलिए पान खिलाने का प्रथा था। देखो कभी जाओगे समाज में, जैसे वाराणसी में आज भी है, तुम जाओ, कुछ मिले न मिले, एक एक गिलास पानी पीने के लिए चाय मिलेगा, अब पान जरूर मिलेगा। और जिसके यहाँ पान नहीं मिला उस समझो कि कल्चर्ड आदमी नहीं है, उसके यहाँ जाने लायक नहीं है, वो शादी विवाह करने लायक भी नहीं है उसकी, तो बड़ी दुष्ट तरह का आदमी है। वहाँ पान जरूर देगा। तो वो पान में जो है ना, हाँ वाराणसी में, तो पान वहाँ का फेमस है। तो अब वह क्या होता है ना कि जैसे जो खाते हैं, और जिस व्यक्ति का शुगर लेवल, देखो शुगर लेवल दो तरह से बढ़ता है, एक जो है खाना खाने के पहले, ठीक ना, और एक शुगर लेवल जो है खाना खाने के तुरंत बाद इंक्रीज कर जाता है। तो जिस व्यक्ति का शुगर लेवल खाना खाने के बाद बढ़ता है, अगर वो खाना खाने के बाद पान खा लेता है तो उसका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। हाँ, लेकिन अभी मत कर देना कि जिसका बहुत बढ़ता है उसको पानी खिला के, चाहेगा दवाई खिला के छोड़ दो, आप दवाई छोड़ दीजिए, आप पानी खा के ठीक कर लीजिए, वैसे नहीं फिर मरी हो जाएगा वो आदमी जी। उस सिचुएशन देखा जाता है ना? उनका नॉर्मल टेस्ट करा के देखेंगे कि नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रहेगा तो ठीक करेगा, नहीं तो कोई दवा नहीं है, वो बहुत दिन तक यूज करना पड़ेगा तब शायद हो जाए। तो पान खाने के, और उसमें बहुत जड़ी बूटी, पहले जैसे मीठा पान बताया ना, तो उसमें बहुत सारा तरह का जड़ी बूटी दिया जाता है। जैसे देखो उसमें जो कत्था लगाया जाता है, चूना के पहले जो लाल कलर का होता है कत्था, वो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी है, पेड़ से प्राप्त किया जाता है।
वो कत्था जो है ना पेड़ से मिला हुआ है, और वो कत्था का फीचर क्या होता है कि वो जो खाएगा ना तो गले की जो मतलब बीमारी है या गला जो है, जैसे मान लो थोड़ा खांसी हो गया वगैरह वगैरह, उसको वो अफेक्ट नहीं करने देगा, उसको नॉर्मल कर देगा वो। दूसरा चीज, अगर आप पान, हल्ला नहीं करो, पान आप खाते हैं, पान या इवन पान की पत्ती, ठीक ना, वो भी वही काम करता है। हाँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप पान खा लीजिए, ठीक ना, पान की पत्ती ही सही, और उसके बाद कहीं कहीं का पानी पी लो, कहीं कहीं का पानी पी लो, वो अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे होता है ना कि वहाँ का वहाँ 3-4 जगह का पानी पी लिए, खांसी देखिए गला खसखसाने लगा, वो चीज़ नहीं होगा। वो पान में ये क्वालिटी भी है, माने पानी लगेगा नहीं, हालांकि टेस्ट खराब हो जाएगा, पानी पीने पर वो अच्छा नहीं लगेगा। पान खाने के बाद पानी पीने पर वो अच्छा नहीं लगता है, नॉर्मल लगेगा, लगेगा कि क्या पानी पी ही नहीं रहे, मन तो संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन वो अफेक्ट नहीं करेगा शरीर को। समझ में आया बात ना, ये सब जड़ी बूटी है, एक तरह से औषधि है वो, ठीक ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह देना कि सर पान खाने के लिए सिखा रहे थे, ठीक ना। तो उसके बाद देखो जी, पान एंड सिंगिंग होता है, और सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, और कुछ जो है हम लोगों में से यंग गर्ल्स भी होती हैं, है कि नहीं, और अदर्स एज्ड लेडीज ऑफ 40 और 50, और कुछ लोग जो उसमें हैं एज्ड लेडीज होती हैं, या तो 40 साल की हो या 50 साल की हो, है कि नहीं। देयर आर सो मैनी जोक्स, और वहाँ बहुत से चुटकुले भी कहे जाते हैं, है कि नहीं। नहीं देखा है, अब शादी होती है तो पहले तो पुरुष लोग डांस करते थे डीजे के साथ, अब महिलाएं सब ज़्यादा डांस करती हैं, है कि नहीं। पुरुष पुरुष लोग तो चुपचाप मौन है इस बात को देख करके कि महिला को हम लोग अधिकार है देकर गड़बड़ कर दिए, है कि नहीं। ये तो अधिकार का 100% उपयोग कर रही है ये लोग, है ना। सुनो, देर आर सो मैनी जोक्स, सो मच लाफ्टर, और बहुत जोक्स होता है और बहुत हंसी खुशी का माहौल रहता है, खूब हंसती है सब, है कि नहीं। और शायद इसलिए उन लोगों को क्या कहा जाता है, नहीं समझता है, अब कहना उचित हम नहीं मानते हैं, तुम समझ रही होगी। नहीं, ज्यादा हंसती है तो इसलिए ना उसको पागल का श्रेणी में रख दिया जाता है कि नहीं। लोग यही ना कहते हैं, महिलाएं भी कहती है, नहीं कि सिर्फ पुरुष लोग कहता है, महिलाएं ऐ हंसेगी इतना, अरे ये पागल है कि है कि कॉमन यूज है। दीवाना इंडिया में भी होता है। सुनो सुनो सुनो, बताते हैं, जब तुम ये बात शब्द बता दी तो हम बताते हैं। देखो, दीवाना का मतलब दीवाना हो या पागल हो, देखो एक्चुअली क्या है कि वो एक किसी वस्तु को प्राप्त करने का पागलपन है। दीवाना पागल को तो कहते ही हैं, समझ गया ना। दीवाना अब उसको गाने में यूज कर दिया गया तो लोग समझ रहे हैं कि दीवाना अच्छा चीज नहीं, वो पागलपन है है ना। हाँ, मतलब वो पागलपन है, दीवाना भी अगर सुनो, जैसे क्रेजी, क्रेजी जो है ना वो क्या पागल है, वो पागल इस चीज के पीछे है कि ये चीज हमको प्राप्त होना चाहिए, वो पागल ही तो है। तो दीवाना का मतलब पागल का समानार्थी शब्द दीवाना होता है, ठीक ना। दीवाना हो या पागल हो, ये दोनों समानार्थी शब्द है लेकिन अब कहो कि तो इस समाज में ऐसा नहीं है, अब पागल दीवाना कह दो तो उसको लोग अच्छा मानता है, लेकिन अगर कह दो कि पागल है तो झगड़ो कर देगा, है कि नहीं। तो इसलिए सतर्क होकर के बोलना, है अल्लाह नहीं, सतर्क होकर के बोलना चाहिए। अब डायरेक्ट जो है ये मत कहो कि तुम पागल हो, कहो कि दीवाना लग रहा है तुम, है कि नहीं, है कि नहीं। हालांकि दूसरे अर्थ पर विचार कर लेना है ना, है ना जी। दूसरे अर्थ पर विचार कर लेना कि इसका दूसरा अर्थ क्या होता है। हम कहना वो चाह रहे हैं लेकिन कहने का तरीका अलग है। देखो जी, पीपुल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग, और लोग जो है फनी दिखते हैं, है ना, पान खा कर करके, और दांत जो है ओठ लाल, पहले जो है, अब तो लिपस्टिक है, पहले तो लिपस्टिक नहीं हुआ करता था, तो पान ही लोग, महिला जो हमारे राजघराने की महिलाएं थी, राजकुमारी जो हुआ करती थी, वो पान खा करके ही होठ को लाल करती थी। अब तो लिपस्टिक आ गया है आर्टिफिशियल, है ना। जैसे सुबह में नहाए धुलाए हैं कि नहीं, लेकिन लिपस्टिक वहाँ ट्रेनिंग है ना, तो ट्रेनिंग में वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, लड़की थी, सबकी भंडार थी, हम सुबह में अब सोचो कि वो आई है 5:30 क्या करने आई है,
योगा करने, इतना मेकअप है कि नहीं, हम लोग अभी, है कि नहीं। अब समझा ना, उस नाम में रख दिया था मैं, सब लड़का बोलता था भगवान, एकदम गोरी। क्या? तो ये सब बात हो, देखो, तो लिखा है कि पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग, लोग पान खाते हुए और गाना गाते हुए जब दांत दिखता है तो बहुत मतलब फनी दिखती हैं महिलाएं। द मेन डोंट टेक मच पार्ट, और पुरुषों को इसमें से अलग रखा जाता है कि नहीं। जैसा शायद तुम हम आपके यहाँ कौन फिल्म देखा होगा, तो देखा होगा, है कि नहीं, वो जो गाना हुआ है, तो उस गाना में जो है इस तरह गोद भराई का रस्म चला है, तो बस उसी तरह की बात का कल्पना यहाँ दिमाग में, अपने अपने दिमाग में इसी बात को सेटअप कर लो कि वही सीन यहाँ चल रहा है, ठीक ना। तो लिखा, देखो ये सब जानना पड़ता है क्योंकि वो रेफरेंस है, रेफरेंस से उस समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। दे, क्योंकि देखो यहाँ जो है शब्द से हमको वो चीज निचोड़ करके तुम्हारे सामने रखना है, तुमको फील करा देना है शब्द से, है ना, वो शब्द लगे कि हाँ वो चीज फील हो रहा है, ठीक ना। लिखा है कि दे में कम एंड हैव अ लुक एट द बेबी, आज सब लोग आते हैं और बच्चे को देखते हैं, है कि नहीं, सभी लोग बच्चे को देखना चाहते हैं, द सिंगिंग बट द सिंगिंग, द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट, इट इज ऑल वुमेन, लेकिन ये सब जो है गैदरिंग वगैरह सिंगिंग सब कुछ होता है तो सब महिला लोग परफॉर्म करती हैं, है कि नहीं। हाँ, पुलिस जैसे उसमें घुस गया था ना सलमान खान, उसी तरह का, तो उसका हालत भी क्या हुआ था वो बाद में दिखा दिया गया है कि नहीं, बहुत पीटा है सब उसको, है ना। हाँ देखो, तो लिखा है कि दे आर ए, सुनो, द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रेयरली रिटन डाउन, और वो जो गाना गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है, वो सिंपल सॉन्ग्स होता है जिसको लिखा नहीं जा सकता है, शायद ही लोग, मतलब इसको ओरली लोग याद किए हुए रहता है। जैसे कैसे गांव में शादी जो होता है या शादी कहीं भी होता है, तो जो गांव की महिलाएं गीत गाती हैं तो उसको लिख के थोड़े याद करती हैं, हाँ गाते गाते उसको सीख लिया जाता है, ओरली उसको ट्रांसमिट किया जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, है ना। बहुत से गीत को याद कर लिया जाता है, समझ गया। हालांकि हमको भी बहुत याद है क्योंकि हमारी माँ बहुत गीत जानती है, समझा, हमको भी बहुत याद है। और 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 ऐसा होता है, देखो पहले पहले जो होता था ना, हर सेरेमनी जो सेलिब्रेट होता था, जैसे तिलक, तिलकोत्सव हो रहा है, तिलक चढ़ने का प्रक्रिया चल रहा है, उस समय का गीत अलग होता है, हल्दी का अलग होता है, समझा। वो हम भी बता देंगे कि अगर बगल में कोई हो रहा है, गीत गाया जा रहा है ना, हम यहाँ बैठे हुए तो बता देंगे कि वहाँ ये, मतलब वहाँ चल रहा होगा, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, वो उसका ट्रेंड है। और दूसरी बात है कि हम तो मतलब म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक से भी मैंने कुछ किया है, डिग्री लिया है, तो इसलिए हमको तो जानना जरूरी ही है। पुरुष लोग का भजन अलग होता है, जैसे दादाजी भजन सुबह जग के गाते हैं, दादाजी भजन या पिताजी भजन कहते होंगे जब तुम एक दिन 7 बजे या 8 बजे सो करके जगो, है कि नहीं, वो भजन का कुछ नजारा ही अलग है। हाँ, हाँ तो कीर्तन में तो सब लोग गा सकता है, वो भजन है, लेकिन एक भजन वहां भी गाया जाता है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। भजन जो है, ऐ भजन क्या होता है, तो देखो भजन जो है भगवान के प्रति जो आसक्ति है उसकी अभिव्यक्ति को ही भजन कहते हैं, समझ गया, भजन का बढ़िया डेफिनेशन है, भगवान के प्रति आसक्ति की अभिव्यक्ति ही भजन है, समझा। भगवान से अगर लगाव है, इफ यू आर डिवोटेड टू गॉड एंड व्हाट यू आर सिंगिंग इन प्रेज ऑफ दैट थिंग, दिस इज कॉल्ड भजन, समझा। और ये सब गीत के रूप होते हैं जो संगीत में सिखाया जाता है, भजन हो गया, गजल हो गया, समझ गया। उसी तरह से फिर ठुमरी होता है, टप्पा होता है, दादरा होता है, समझ गया, लक्षण गीत होता है, होरी होता है, धमार होता है, समझा, हाँ चैता होता है। उसके बाद जो है उस सब गीत का एक प्रक्रिया है। उसके बाद जो है फिर इधर से देखो तो झूमर होता है ना, चौहट होता है, चौहट समझती है सब तुम लोग, चौहट, हाँ समझती है। वो बहुत बहुत बेजोड़ तरह का गीत है, जब वर्षा नहीं होती है
तो महिला सिंगिंग के माध्यम से ऐसा सोचती है कि अगर ये गाना गाएंगे तो भगवान इंद्र खुश होकर करके वर्षा होने लगेगा, है ना। तो ये दो तरह से दो ग्रुप में महिलाएं बंट जाती हैं। ऐ सुनो, महिलाएं दो ग्रुप में बंट जाती हैं, एक ग्रुप इधर का एक ग्रुप इधर का, और ये दोनों क्या है ऐसे हाथ पकड़ कर करके, ठीक ना, और उसके बाद दोनों ग्रुप में आकर के ऐसे झुकती हैं और उधर से फिर पीछे जाएंगी और वो आगे आके झुकेगा, दो तीन कदम आगे पीछे, और उसी समय गीत गाया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में इसी तरह का एक ओड होता है, ODE ओड, समझ गया ना। इंग्लिश में एक ओड होता है, ओड टू ऑटम जो था ना, वही बात, वो चौहट जो गाया उस दिन भी हम बोले थे इस बात को कि जो हमारे यहाँ चौहट होता है इसी के इक्विवेलेंट ओड होता है, लेकिन ये शोक गीत है। तो हमारे यहाँ भी तो शोक, वर्षा नहीं हो रही तो एक तरह से तो शोक है ही, तो इंद्र भगवान को खुश करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है, वही ओड होता है। तो देखो लिखा हाँ बातचीत नहीं, और लिखा कि द सॉन्ग्स दे आर अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाल, और ये जो है बंगाल की कहानी बता रही हैं, तो कह रही हैं कि ये लाइफ ऑफ वुमेन, बंगाल में जो लाइफ ऑफ वुमेन है उसके बारे में ये गीत होती हैं। और इसका जो रेफरेंस है विल्सन अमृत फाइंडिंग अ वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन लंदन 1978 पेज नंबर 22 से ये कोटेड है। इस बुक को अगर क्लिक करके देखोगे नेट पर, अगर अवेलेबल होगा तो ये लाइन तुमको मिलेगा, वहीं का ही रेफरेंस देती है। लिखा कि अमंग द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस, मतलब प्रेगनेंसी का जो रिवार्ड होता है इस स्थिति में, एज इन मैनी अदर्स, जैसे दूसरों के साथ होता है, इज दैट द वुमेन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर्स। वुमेन जो है क्या जाती हैं, अपने माँ के यहाँ जाती हैं, मदर्स और सिस्टर्स से मिलने, ठीक ना। जैसे जिस बच्चे का जन्म अगर मान लो ससुराल में हो जाता है, तो ससुराल में होता है जन्म, तो उसके बाद महिला जो है अपने वो स्त्री जो है अपने माँ से मिलने जाती है, अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है। द नोस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन, और ये नोस्टैल्जिक टोन है, नोस्टैल्जिक मतलब होम सिकनेस होता है, घर की याद आती है, उसको लगता है कि नहीं मैके जाएं, है ना। और जैसे स्त्री लोगों के साथ हमेशा होता है कि मैके का लास्ट डे भी बोले थे ना कि स्त्री को खूब मारो पीटो सब कुछ करो, लेकिन समझा उसके हाँ मैके का अगर बात कुछ आ जाए ना तो उसको मोड़ दो, दूसरे टर्न में मोड़ो, कहो कि नहीं, है ना। सबसे अच्छा जो है अगर इस धरती पर स्वर्ग है तो तुम्हारा मैके है ना। और उसके बाद उससे फिर समझा अच्छा खाना बनवा लो, है ना। हाँ कपड़ा पूरा धुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कहो कि घर में जितना कपड़ा है वो धो देगी 1 से 2 घंटा में समझा। और अगर मैके का शिकायत कर दिया तो फिर तो समझो कि आज तुमको खाना भी नसीब हो जाए तो बहुत है ना। देखो याद नहीं न रखेगा, यही तो ह्यूमन नेचर है कि मनुष्य, सुनो सुनो बताते हैं, मनुष्य जानता सब कुछ है, मनुष्य जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मनुष्य वहां वही करता है जो अधर्म है ना। मनुष्य वहां वही करता है जो अधर्म है, वो जानता है कि यहाँ का धर्म ये अधर्म है, लेकिन फिर भी उसी को करेगा। यही ह्यूमन नेचर है, और ये तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ, सबके साथ यही होता है, क्योंकि मानव जाति का ही लक्षण है। और अगर ऐसा लक्षण से वो दूर हो जाए तो वही मानव जो है ईश्वर रूप में पूजा जाता है, वही ईश्वर हो गया। जैसे मान लो महात्मा बुद्ध हुए, है ना, महात्मा बुद्ध हुए, कबीर हुए, तो क्या थे, इन्होंने ह्यूमन रूप में उस चीज को जो है त्याग दिया। जैसे देखो कबीर ने कहा कि जो धन बाढ़े, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानों काम। एक उनका दोहा है कि जो जल बाढ़े नाव में, अगर नाव में आप सवार हैं और उसमें जल की वृद्धि हो रही है तो क्या कीजिएगा, उलझ के फेंकिएगा ना जी, पानी को उठा के बाहर ना फेंकिएगा, डूब जाएगा वो, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, अगर पैसा घर में बढ़ रहा है तो ये दोनों को हाथ से उलझ के फेंकिए, खर्च कीजिए, पैसा बढ़ा है उसको खर्च कीजिए, और नहीं तो क्या कहा कवि ने कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, मतलब दोनों हाथ से उसको उलचिए, निकालिए बाहर। लेकिन कवि ने यह भी कहा कि यह सयानो काम, सयाना किसको कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कुछ सयाना हो गया है, तो सयाना का मतलब समझता है, हाँ ठीक बोल रही हो तुम,
सयाना का मतलब ये हो गया कि समझदार हो जाना। सयाना होने का मतलब बढ़ करके तार के बराबर हो जाना सयाना नहीं है, उसका बुद्धि भी बढ़ना चाहिए, है ना। सयाना मतलब ज्ञानी, विद्वान, समझदार, समझा। तो कबीर ने कहा कि यह सयानो काम ऐसा कौन करता है, जो बुद्धिमान लोग है। मूर्ख लोग तो कहेगा कि पैसा काहे बढ़ा, पैसा जो है आ रहा है उसको खर्च करें, रखेंगे सेव करके, है ना। और वही जो है आपके अभिमान का कारण होगा। जैसे तुमको एक उदाहरण देते हैं, देखा होगा कभी शादी पार्टी में या कहीं देखा होगा कि एक आदमी जो है वो राइफल लेकर के आता है, समझा। राइफल लेकर के आता है, बड़ी अकड़ा हुआ रहता है, वो समझता है कि मेरे पास राइफल है, लेकिन वो मूर्ख ये भूल जाता है बात को कि हम किसी को मार नहीं सकते हैं इस राइफल से। हम मार देंगे तो केस हो जाएगा, है कि नहीं। देखना, जो ये चलते हैं लीडर्स वगैरह या कोई भी ऑफिसर चलता है तो उसके बॉडीगार्ड के रूप में जो है उनको सुरक्षा दिया जाता है, जो उसके अंगरक्षक होते हैं। बॉडीगार्ड फिल्म देखा है सबने जी। हाँ, रिपोर्टिंग, हाँ समझ गया। तो बॉडीगार्ड उसको दिया जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड उससे ज़्यादा आंकड़ा हुआ रहता है जो ऑफिसर है। ऑफिसर नहीं हथे चुपचाप चल रहा है। ऑफिसर से मिलोगे ना तो बढ़िया से बात करेगा, लेकिन बॉडीगार्ड से पूछ दो कि देखिए ना सर से एक काम था, क्या काम है, नहीं होगा, है ना। क्या समझ रखे हैं, ऑफिस में आइएगा, एप्लीकेशन है। वो इतना तहकीकात आपका कर लेगा ना जितना वो ऑफिसर खुद नहीं पूछेगा, है ना। एप्लीकेशन लेके ऑफिस में जाते हैं तो एप्लीकेशन टेबल पर रखेंगे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन का वो विषय पढ़ते हैं, किस कारण से इनका यहाँ आगमन हुआ है, ठीक है। उसके बारे में तुमसे जो जरूरी कागजात है वो पूछेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अप्लाई है ना। समझ में आया बात। या इसका उचित सॉल्यूशन ये होगा, आप ऐसे लीजिए, इनसे जो है आप वेरीफाइड करवा लीजिए, उसके बाद मैं ये काम कर देता हूँ। समझ में आया बात। लेकिन उसका प्यून से बात करके देखो, समझा। पहले गेट पर जाएगा तो मिलेगा तो वही कहेगा कि सर अंदर हैं, तो ना सर अंदर नहीं है, जबकि ऑफिस में वो बैठे हुए हैं। सीधा सीधा डिक्लाइन करेगा कि सर नहीं है, कहेगा कि देखिए आइए ना भाई, आधा घंटा में घूम के, अभी सर गए वो नाश्ता कर रहे हैं, हम अभी नाश्ता करके चल ही आ ही चले हैं, समझा। मतलब वो बात जो है कुछ दूसरे मोड में करता है, लगता है कि ऑफिसर वही है, और जो ऑफिसर है वो लगता है कि प्यून है, क्योंकि वो नॉर्मली उसने पोलाइटनेस को सीखा है। वो जान रहा है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे डीएम है तो क्या पब्लिक सर्वेंट है, समाज सेवक है, समाज की सेवा के लिए उनको रखा गया है। तो जानते हैं कि हमको उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको पीपल से कैसे मिलना है, और इस बात का, और इस ज्ञानी भी होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन अब प्यून का नौकरी, उसका तो 8वें पास था, 10वां पास पर न हुआ है, तो समझता है कि डीएम के हम प्यून हैं, साधारण आदमी हम थोड़े हैं। जबकि डीएम ही बात को समझ रहा है कि जो हमारे सामने बैठा हुआ है उसी का हम नौकर हैं, उसी की नौकरी कर रहे हैं, ये पब्लिक है, उसका हम नौकर हैं। आई समझता है कि नहीं हम डीएम के प्यून है, माने वो डीएम के इक्विवेलेंट है। यही ना मानता होगा। तो देखो लिखा है कि अमंग द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस एज इन मैनी अदर्स इज दैट द वुमेन गेट्स गो होम टू विजिट हर, मतलब अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है। द नोस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन जो होता है नोस्टैल्जिक टोन का होता है, मतलब इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब, मतलब होम सिकनेस, होम का फीलिंग, लगता है कि वो घर जाए उस समय, है ना। लगता है कि वो अपने घर जाए, अपने माता पिता से मिले, अपने परिवार से मिले। और लिखा कि विच इज क्लियरली टिंज्ड विथ रोज, और एक तरह से टिंज्ड विथ रोज होता है। टिंज्ड मतलब जी बोलो, नहीं है मीनिंग। टिंज्ड विथ रोज मतलब एक तरह का इसमें ऐसी खुशबू है, रोज जैसी खुशबू है ना। और लिखा एडेड होता है शायद, हाँ हाँ, मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट दैट दिस यंग वुमेन फाइंड्स इन इंग्लैंड। और ये सिचुएशन जो है इंग्लैंड के बारे में बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में जो है ये इस तरह का जो है धारणा मिलता है कि बच्चे के जन्म के बाद जो है वो स्त्री, वो महिला जो है अपने माता पिता से मिलने जाती है, और वो जो उसका पल होता है बहुत ही खुशनुमा होता है, समझा। और लिखा कि अनदर ऑफ द एशियन वुमेन, और एशियन वुमेन के बारे में है दूसरा एग्जाम्पल, हु फाउंड अ वॉइस इन अमृत, लिखा हुआ है अमृत विल्सन्स बुक। अमृत विल्सन्स के बुक में जो है गिव्स अ सिमिलरली रोजी पिक्चर ऑफ रियरिंग अ चाइल्ड इन बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश में बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है,
तो इनका बुक है अमृत विल्सन की एक किताब है, उसी का एक डिस्क्रिप्शन, वहीं से एक कोटेशन लिया गया है, वहीं का कुछ पार्ट बताया गया है कि वहाँ कैसे होता है। समझ में आया बात? अब बताए ना कि जहाँ जहाँ वर्ल्ड में जहाँ जहाँ चाइल्ड रियरिंग होता है तो नरेटर ने उसको ऑब्जर्व किया है, उसको लिखा है और रेफरेंस दिया है, तो ये एक तरह का रेफरेंस वहाँ से लिया गया है। ठीक ना, मतलब यहाँ बैठे बैठे तुम लोग को घुमा दे रहे हैं नरेटर कि कहाँ बच्चे का रियरिंग कैसे होता है, और अपने घर में तो बच्चे का रियरिंग तुम देख ही रहे हो, है कि नहीं? तो लिखा है कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6, सुनो चुपचाप से जी, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बच्चे का मतलब 5 और 6 साल की उम्र तक जो है उसका देख रेख जो है कौन करते हैं? उसका, हाँ, पूरे फैमिली मिलकर के उसका लुक आफ्टर करते हैं। देखो इसमें जो है लुक आफ्टर वर्ड को ज्यादा यूज कर रहा है, इसलिए इस फ्रेज को याद रखना। समझ में आया बात? बार बार लुक आफ्टर लुक आफ्टर लिखा है कि ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर, और जितने भी ज्वाइंट फैमिली के बच्चे होते हैं सबको साथ साथ देखा जाता है। जैसे बताए ना कि ज्वाइंट फैमिली का एक मेन उद्देश्य पहले ये भी था कि वहाँ चाइल्ड रियरिंग में किसी तरह का ना तो महिला को टेंशन होता था और ना तो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली को टेंशन होता था, है कि नहीं? आज देखो, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, पति पत्नी है और बच्चा है, तो अब सोचना पड़ता है, पति पत्नी अगर दोनों को ऑफिस जाना होता है तो सोचना पड़ता है कि इस बच्चे को कहाँ रखें। समझ में है बात ना? इस बच्चे को कौन ले जाएगा, पति ले जाएगा कि पत्नी ले जाएगी? तो पत्नी ही ले जाती है फाइनली, है ना? तो इस तरह की एक समस्या आती है जो बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ही डायर सिचुएशन होता है वो, अब पत्नी को ही बच्चे को ले जाना पड़ता है ना? तो और इस बात को बहुत महिलाएं अच्छा नहीं मानती हैं, वो कहती हैं कि ऐसा क्या कैसे हो सकता है, बच्चा तो दोनों का है तो उसको भी ले जाना चाहिए, है कि नहीं? बच्चा दोनों का है तो उसको भी ले जाना चाहिए। खैर वो झगड़े की वस्तु है, झगड़े की जड़ है वो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहा गया उसको। बच्चा यहाँ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखा होगा कि डाइवर्स होता है तो डाइवर्स होने के बाद अगर उसके बच्चे हैं तो वो एक समस्या खड़ा हो जाता है कि बच्चा को पिता को सौंपा जाए कि पत्नी को दे दिया जाए, माता को दे दिया जाए, है ना? अभी भी बात कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना? अब जरा सोचो कि अगर पिता बच्चे को ज़्यादा प्रेम माता से है और कोर्ट डिसाइड कर दिया कि बच्चे पिता को दे दिया जाए, और उस बच्चे का क्या होगा? समझ में आ सकता है कि उस बच्चे का पालन पोषण ढंग से कितना हूँ अच्छे ढंग से किया जाए, लेकिन उसमें जो प्रेम और जो संस्कार की बात है वो, क्योंकि वो बच्चा भी अगले दिन शादी करेगा तो भी वही काम करेगा, वो भी जानता है कि डाइवर्स क्या हो गया, बचपने से देखा है, हो सकता है कोई भी डाइवर्स्ड हो जाए। समझ में है बात ना? क्योंकि वो समझ गया कि कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज है, ये बहुत हार्ड चीज नहीं है। तो लिखा क्या है कि ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर, दे आर टेकन टू द पॉन्ड फॉर अ बाथ, और उसको तालाब के पास नहाने के लिए ले जाया जाता है बच्चे को कि चलो तुमको आज दिखाइए देते हैं, समझा? पानी में तालाब में नहलाया जाता है। और परहैप्स बाय वन डॉटर इन लॉ, और उसको ले जाने वाले डॉटर इन लॉ होते हैं। डॉटर इन लॉ मतलब या तो लड़के के साइड से होंगे, लड़के के साइड से तो उसकी बुआ, है ना? नहीं तो उस साइड से तो मौसी, है ना? बड़ी सोच समझ के वर्ड लिखी, नहीं बोले कि बहुत कॉन्शियस राइटर हैं, बहुत हिसाब से वर्ड का प्रयोग कर रही हैं कि इधर से भी और उधर से भी। जैसे जलज है ना? जलज एक शब्द है इस तरह का, जलज है कि नहीं? जो जल से उत्पन्न हो जलज कहलाता है। तो इसको उलट करके भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा? जलजे लिखाएगा। सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो एक ही बात है कि नहीं? इसी तरह का हम लोग को तबला में एक बोल आता है जिसको लोम लोम विलोम शायद कहा जाता है, समझा? हाँ वो एक योगासन भी होता है, तो लोम विलोम माने नहीं हुआ एक इधर से फिर एक इधर से, वही तो लोम विलोम है। एक बार इससे सांस लो, इससे छोड़ो, फिर इससे सांस लो, लोम विलोम हो गया, है ना? तो उसमें भी एक आता है कि एक बोल जो रहता है, मतलब एक बोल का उसमें कलेक्शन है, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, वही सब बोल फिर रिपीट होगा। विद्वानों का सोच है एक। तो देख, तो अब उसका लिखता है कि उसका बजाने में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक ना? उसका पढ़ंत इंपॉर्टेंस रखता है, पढ़ने का जो इंपॉर्टेंस है वो अलग है। तो लिखा कि एंड शी बेट्स देम ऑल, और उसके बाद जो है उन सबों को नहला दिया जाता है, वही नहलाती है डॉटर इन लॉ। देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू इट, और तब सभी लोग जो है वहां से आते हैं और खाना खाने के लिए
भोजन पर बैठ जाते हैं, समझा। और उसके बाद फिर वही स्थिति, पूरा प्लेट भर लिए, ये अच्छा हमको नहीं लगता है रे, तो अच्छा नहीं लगता है काहे ला लिए रे, है कि नहीं। वो पूरा प्लेट में भर लेती है सब, यही ना होता है जी, पूरा प्लेट में रख लिया और तब रखेगी टेबल पर, और दो तीन वहां रहेगी, है कि जानती हो ये हमको अच्छा नहीं लगता है, ये सब्जी अच्छा नहीं। पागल आदमी, तुम ली थी काहे के लिए, जिस समय वो निकाल के दे रहा था ही नहीं पता था कि ये आलू का सब्जी है ना। हाँ, और उसको जो ऐसे ही फेंक देती है। ऐसा ना करें, समझ में आ रहा है बात। किसी को भी हम बता रहे हैं ऐसा ना करें, जो आप खाना लेते हैं पूरा खाइए, नहीं खान जिस चीज को खाने की इच्छा ना हो उसको आप नहीं लें, उसको ग्रहण मत कीजिए, है कि नहीं। तो ये बात है, देखो अब लिखा कि द प्रेप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ हैज कुक्ड द मील, और उसमें जो यंगेस्ट डॉटर इन लॉ होती है ना, अगर मौसी साइड से हो तो छोटी वाली मौसी, है कि नहीं, अगर इधर बुआ साइड से हो तो छोटी वाली बुआ, परेशान तो उसी को होना पड़ता है ना, बड़ी वाली तो आदेश चलाती है छोटी थोड़ा बना खाना बनाओ, तो परेशानी है उसको, अब छोटी होने का उसको भुगतना पड़ रहा है, अब वो बड़ी रहती तो क्या वही आदेश चलाती। तो वही लिखा है कि वही जो है मील को कुक करती हैं, अनदर वुमेन फीड्स देम, और दूसरा वुमेन लोग जो है क्या करती हैं, लोगों को खाना खिलाती हैं। so for so for playing the children play out of doors with natural objects, और जो बच्चे होते हैं वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ आउट ऑफ डोर गेम खेलते हैं, मतलब घर से बाहर जो है कुछ, अब देखो वहां भी जो है ना, जैसे मिट्टी विट्टी का कुछ बनाया हुआ जो गेम है, क्या हुआ, क्या हो रहा है। अब जैसे अब आज क्या है, आज हम लोग बच्चों को खरीद करके चाइनीज कार ला के दे देते हैं, है कि नहीं, और उसी से बच्चा तो बेकार हो रहा है, नहीं। उस चाइनीज कार को देख करके वो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या है, नहीं। अब वो बाजा ऐसे बजाता है, वो सोचता है कि दबाते हैं क्या हो रहा है कि नहीं। अब पहले बच्चों को क्या कराया जाता था, देखा होगा तुम लोग जी, आज भी बच्चा बच्ची सब लोग ऐसा करता है, बगल में कहीं बालू गिरा दिया जाए घर बनाने के लिए, अब वो बालू में डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाता है, कोई घर बनाएगा कुछ बनाएगा, ऐसे बनाता है कि नहीं बनाता है। तो उससे जानते हो, ऐ सुनो चुपचाप से, उससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी डेवलप होता है बच्चे का क्रिएटिविटी। पहले देखा होगा, पहले बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो मिट्टी से जो है तरह तरह का गुड़िया बनाया, मिट्टी से जो है कुछ खिलौना बनाया, समझा। तो उससे क्या होता था, उसका बच्चा का क्रिएटिविटी डेवलप होता था। आज ही स्कूलों में सिखाया जाता है, पहले जो हम घरों में सीखते थे, आज सीबीएसई स्कूल में बताया जाता है कि बच्चों से मॉडल बनवाइए। मॉडल क्या है, कभी इसके बारे में सोचा है कोई। मॉडल वही तो है, वही ना है जी, वही क्रिएटिविटी। कागज को काट करके लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी कि कागज को काटो, और काट करके जैसे मान लो सलवार सूट बनाना है, या लड़के के लिए शर्ट पैंट सिलाई करना है, तो उसको कैसे, उसको काटो, है कि नहीं। अब बच्ची सब जो है काट काट कर करके, जो थोड़ी बड़ी बच्ची हो जाती थी, जैसे ये लोग है, ये लोग उस उम्र में है, तो सिलाई की शिक्षा है, सुनो चुपचाप से, सिलाई की शिक्षा दी जाती थी, और उसको बताया जाता था कि पहले काटना सीखो, है कि नहीं। तो कागज पर वो काट कर करके और सीखती थी, तो इससे उसका क्रिएटिविटी डेवलप हुआ। पहले की जो लड़कियां थी वो सिलाई कढ़ाई से जो है बहुत निपुण होती थी, आज पता नहीं सब मौले से खरीद के लाती है, बस वही पहन लीजिए। पहले जानते हो, पहले पहले जब हम लोग पढ़ते थे एक प्रथा था, कोई भी लड़की जो थी क्या करती थी, तो स्वेटर बुन करके, है कि नहीं, हाथ में ऊन रखे हुए है, और उसके बाद या ऐसे एक पॉलीथीन में ऐसे लटकाए हुए है, और किसी के भी घर गई, है कि नहीं, ध्यान कहीं भी है, स्वेटर बुना जा रहा है, पूरे ठंडा स्वेटर बुनती थी। हमको तो लगता था कि वो ठंडा में भी कंप्लीट नहीं होता था, वो गर्मी में कंप्लीट होता होगा, है ना जी, क्या। और अगले अगले लोग जो है क्या, अब सब लोग जो है उसको है थोड़ा एक मेरा भी स्वेटर बुन देना। अब वो लगी हुई है उस वर्क को इतना अटेंटिवली करती थी, इतना अटेंटिवली कि वो मतलब उस समय जो है लाइट तो बिजली वाला होता नहीं था ज़्यादा, तो लैंप में बैठ करके या ढिबरी में बैठ करके उस स्वेटर बुन रही है, आंखों खराब कर लेती थी, है ना। लेकिन मतलब ये बताया गया है कि क्रिएटिविटी लोग तैयार करती थी, क्रिएटिविटी सिखाया जाता था बच्चों को। देखो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, लड़कियों को ये सारी जानकारी दी जाती थी, बच्चे लोगों को देखो, बच्चे थोड़े जो बड़े हो जाते थे उनको खेती बाड़ी का काम समझाया जाता था, है ना। अब कैसे समझाया जाता था, तो ज़्यादा छोटे हैं तो चलिए मेरे साथ,
है कि नहीं। हम पुरुष लोग काम कर रहे हैं, वो बच्चा देख रहा है, और वो देख रहा है तो क्या वहाँ फावड़ा रखा हुआ है, तो वो जो है उठा के वो भी देखा कि इस तरह से कर रहे हैं तो हम भी कर, अरे पैर कट जाएगा, मत, छोड़ दो छोड़ दो, है कि नहीं। और धीरे धीरे वो भी सीख जाता था उस काम को, है ना। गृहस्थी जीवन मतलब गृहस्थ जीवन उसको सिखलाया जाता था, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। आज उससे हम लोग दूर हैं। आज सीधा जो है बताया जाता है कि देखो बड़ा हो वो, और तुमको बड़ा हो करके मेडिकल कंप्लीट करना है या इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, और तुम अमेरिका जाने के लिए सोचो, समझा। आज जब बच्चा अमेरिका चला जाता है पढ़ करके, तब माँ यहाँ से क्या फ़ोन करती हैं, और अगल बगल पास पड़ोस को माता पिता दोनों बताते हैं, क्या करें बेटा तो अब रहता ही नहीं है, हम लोग को खाना भी नहीं बना पा रहे हैं। अरे तो उसको अमेरिका कौन भेजा था? वो अपने गया था अमेरिका, के आप ही भेजे थे? आपने उसको इस तरह से मोड़ दिया कि वो अमेरिका जाने के लिए बाध्य हो गया, है कि नहीं। और जब वो अमेरिका चला गया तो वो लौट के यहाँ आएगा तो यहाँ क्या करेगा वो, है ना जी। वो बढ़िया इंजीनियर है, अमेरिका में उसको कंपनी मिला हुआ है, वहाँ वो वर्क कर रहा है, अब घर पर आकर के बैठेगा तो क्या करेगा? खेती में ना न उपजाएगा ना आप जाने दीजिएगा। वो खेती करेगा लड़का? कंप्यूटर साइंस से जो एमटेक का डिग्री ले लिया है वो खेती करने जाएगा? कर पाएगा तो सक्सेसफुल होगा, कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उसका ब्रांच अलग था, उसने साइंस अलग पढ़ा है ना। वो लड़का चला गया अमेरिका। आज तुमको बता देते हैं, कंकड़ बाग में या पाटलिपुत्रा कॉलोनी जो है, बोरिंग रोड कॉलोनी, इस सब पर जगह पर तुम लोग घूमोगे तो देखोगे, जैसा कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं यही अनुमान करता हूँ, हमको कोई लिख के नहीं बताया है, लेकिन मुझको लगता है ऐसा ही है। जाओगे तो कोई कोई घर को देखोगे कि वैसे ही सुनसान पड़ा हुआ है, ताला लटका हुआ है, अब तुमको देखने से पता चल जाएगा कि इसमें कोई नहीं रहता है, समझा। और वो घर जानते हो किसका है? वो घर उसी व्यक्ति का है कि वो व्यक्ति गांव में रहता था, उसके पिताजी मतलब जो व्यक्ति गांव में रहता था पढ़ लिख करके नौकरी किया, पटना में आ गया, पटना में जमीन खरीदा, मकान बना लिया, उसने अपने बच्चे को पढ़ा करके अमेरिका भेज दिया। अब वो व्यक्ति तो रहा नहीं जिसने उस जमीन को खरीदा था, है ना, वो मर गए। अब बेटा भी यहाँ रहा नहीं, वो अमेरिका चल गए, वो मकान जो है अनकेयर्ड पड़ा हुआ है, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और दूसरी क्या, हाँ बेचा जा सकता है, तो बेचा जा सकता है तो उसके बेटे से पहले संपर्क बनेगा तब ना। अब वो अमेरिका में है, पता नहीं कहाँ रहता है, उसका फोन नंबर वगैरह वगैरह कोई, अब वो बेचेगा कौन? तो उसका कोई अपने जो गोतिया का आदमी होगा वही ना बेचेगा जी, वही ना पूछेगा कि हाँ ये लड़का यहाँ रहता है, रुकिए हम नंबर देते हैं, आप बात कर लीजिए, है कि नहीं। और वो अनकेयर्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत बिल्डिंग को हम देखें, कंकड़े बाग में देख लोगे। तो लिखा गया है कि वही क्रिएटिविटी, हल्ला नहीं, पहले जो था बच्चों को क्या सिखाया जाता था? क्रिएटिविटी सिखाया जाता था, और इसी चीज को आज सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड का स्कूल हो, यही क्रिएटिविटी सिखाया जाता है। जैसे साइंस तुम लोग को पढ़ाया जाता है, साइंस का जो प्रॉपर पढ़ाई है वो नहीं होता है। कैसे? तुम लोग अपना बुक में देखा होगा, एससीईआरटी का जो बुक आता है चाहे एनसीईआरटी का भी बुक आता है, दोनों बुक, उसमें देखा होगा एक्टिविटी लिखा हुआ रहता है। एक्टिविटी, कहीं एक्टिविटी कराया जाता है? और जब तक साइंस के लिए एक्टिविटी नहीं कराया जाएगा तब तक उसको साइंस समझ में नहीं आएगा। अगर हमको समझाना है कि फोर्स क्या है तो उसको ऑब्जेक्ट को खींच करके और धक्का दे के समझाना ही पड़ेगा, और वो जो समझेगा उसका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही समझेगा। बस आ करके बोले कि फोर्स इज दैट थिंग दैट पुल समथिंग एंड पुश समथिंग, या पुशिंग एंड क्या पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स, है कि नहीं। या कुछ समझेगा लड़का? नहीं समझेगा, क्योंकि वो शब्द है। साइंस जो है उसको करके दिखाना होगा, वो आर्ट्स नहीं है कि आर्ट्स में क्या होता है कि हम विचार करते हैं, अभी तो जैसे दर्शन को आर्ट्स माना गया, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र में क्या कल्पना की गई है कि ईश्वर का स्वरूप ऐसा होगा, जैसे कैसे हनुमान जी को हम लोग देखते हैं, है ना। तो हनुमान जी वो स्वरूप सोचा गया है कि ईश्वर का स्वरूप, हनुमान का स्वरूप ऐसा रहा होगा, शिव का स्वरूप जो है ऐसा रहा होगा, समझा। रास्ते में आते जाते हैं तो एक देख लिए हैं, और एक फुलवारी शरीफ में इस साइड में एक स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर, तुम लोग जाता होगा उधर, जिसका जो लड़का होगा देखा होगा, सरस्वती शिशु मंदिर है, उसके बाद आरा मशीन है, और उसके बाद वो हनुमान जी का मंदिर है। अब डेली इधर हम जा रहे हैं तो देखते क्या है, सुबह में उधर से हम 7 बजे 7:30 बजे करीब क्रॉस करते हैं, 7:30 से 7:45, सुबह जाते हैं तो देखते हैं कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं हनुमान जी। हाँ जी, समझा, हाँ हाँ, कंबल यहाँ तक रख के सोए हुए हैं, ठीक ना।
उधर से जब शाम में आते हैं तब फिर देखते हैं कंबल, हम बोले कि आप कितना दिन से बीमार हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। मतलब ये क्या है, ह्यूमंस का फीलिंग है। वो कंबल थोड़े ना खरीदने गए हैं, कंबल हम लोगों ने खरीद के उनको उड़ा दिया है कि इनको ठंडा लग रहा होगा। समझ में आया बात ना। अब रही बात, ऐसा नहीं है दिन में हटाया जाता होगा, लेकिन हम जाते हैं तो सुबह रहता है और आते हैं तो शाम रहता है। समझ गया। अब हमको तो लगा कि 6 बजे के पहले ही कहा सो जाते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अर्ली टू बेड तो हो रहा है, लेकिन लेट नाइट लेट डे तक सो रहे हैं, है कि 7:30 तक ही नहीं जगे हैं। अब उसके बाद लिखा है कि हियर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रेन डोंट प्ले विथ टॉयज। देखो अब बात वो बताया जा रहा है, यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि जो एशियन बच्चे होते हैं, एशिया के जो बच्चे होते हैं, वो टॉयज से नहीं खेलते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी, उनमें क्रिएटिविटी पावर डेवलप किया जाता है। वो अपना कुछ बनाते हैं, मिट्टी का बनाए, बालू का बनाए, वो अपना कुछ बनाते हैं। जैसे देखा होगा पहले, या अभी भी सब बच्चा करता ही है, जैसे ईंट अगर कंकड़ है, देखो बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ उसका लिखा हुआ रहता है जी, 4 महीने का होगा या 5 महीने का होगा या 6 महीने का होगा। तो देखा छोटा बच्चा को देखना, वो पहले कंकड़ उठाएगा, समझा, कंकड़ चुनते रहेगा, कहीं कंकड़ होगा उसको जरूर चुनेगा, तुम बैठा दो नीचे उसको, ऐसे ऐसे करते करते कहीं कंकड़ होगा उसको चुन लेगा वो, समझा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा होता है तो फेंक के मारेगा तुमको, समझा। अब कंकड़ तो चुन लिया, मारना भी चाहिए ना, समझा। कंकड़ चुनेगा, वो बताया हुआ रहता है एक्टिविटी में, उसका एक्टिविटी है, बच्चा इतने महीने का होगा तो ऐसा एक्टिविटी करेगा, समझा। जैसे तुम एक उसको डब्बा दे दो, पहले कंकड़ चूड़ना सीखेगा, अब एक डब्बा दे दो उसको, साइड में कहीं रख दो, बच्चे को बैठा दो, आसपास में कंकड़ भी खेड़ दो, वो कंकड़ को चून करके उस डब्बे में रखेगा। ये सब साइकोलॉजी में सब बताया जाता है, पढ़ाई होती है इसकी, कि बच्चा इतने महीने का हो जाएगा तो ऐसा एक्टिविटी करने लगेगा, समझ गया ना। अगर ऐसा एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो समझिए कि उसके इंटेलिजेंस पर खतरा हो सकता है, समझा। जैसे कैसे बताया जाता है कि बच्चा जन्म लेता है और कुछ दिन के बाद जो है बच्चा को आप इधर से बोल रहे हैं, इधर ताली बजा रहे हैं, अगर बच्चा इधर उधर नहीं घुमा रहा है, सर चुपचाप से है, तो इसका मतलब कि वो डिफनेस का प्रतीक भी हो सकता है। समझ में आया बात। तो देखो जी लिखा कि हियर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रेन डोंट प्ले विद टॉयज, इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज। बांग्लादेश में उनको टॉयज का जरूरत नहीं है, दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स, अपना सिंपल थिंग्स वो बनाते हैं और उसी से खेलते हैं, समझा। और इससे बच्चा में जो है क्रिएटिविटी डेवलप होता था, बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप होता था। उसके बाद लिखा कि इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रूप थोका फेरी टेल्स। रूप थोका जो है वो फेरी टेल्स को कहते हैं जी, परी वाली कहानी, दोपहर में उनको परी वाली कहानी जो वगैरह सुनाई जाती है। मे बी देयर इज अ फेवरेट अंट्स, उनके बीच में जो है एक आंटी होती हैं, चाची, है ना, तो चाची ही क्या करती हैं, सी टेल्स देम दीज स्टोरीज, वही जो है कहानी सुनाती हैं, है ना। अब उसके बाद क्या लिखा है कि बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी, और जब रात में वो स्लीपी फील करते हैं, मतलब सोने जैसी अवस्था में आते हैं, दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस, और उसके बाद जो है वो अपने माँ के पास बच्चे आ जाते हैं और उनके एम्ब्रेस में सो जाते हैं। एम्ब्रेस समझता है सब, गले लगाना, समझा, हाँ समझ गया नहीं इस बात को। और उसके बाद लिखा है आगे, अब उसके बाद लिखा है कि बट अदर वुमेन डू हेल्प लॉट, और दूसरे वुमेन भी जो है काफी मदद करती हैं, दूसरे वुमेन भी काफी मदद करती हैं। इनफैक्ट वस्तुतः दे हैव सच ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, मतलब बच्चे के साथ जो उनका रिलेशनशिप ऐसा डेवलप हो जाता है कि नहीं। सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि का कहें, हम तो हमरा तो जाई के मने न करी था, है ना, यहाँ से जाए के मने न करी था, का है तो बउआ के चलते तो 7 दिन रह गए, लिखना तो मैंने और रहे के मन करी था है कि नहीं। तो यही बात है, समझ में बात, इसी बात को एक्सप्रेस किया गया, इसी फीलिंग्स को, कि लिखा है कि बट अदर वुमेन्स डू हेल्प अ लॉट और दे हैव सच ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड दैट इट इज नॉट अनकॉमन फॉर देम
टू बी कॉल्ड बिग मदर और स्मॉल मदर। और उसको जो है बड़ी माँ या छोटी माँ कह करके वो बच्चा संबोधित करने लगता है, क्योंकि उस बच्चे को वो स्त्री इतना प्रेम देती है कि वो बड़ी माँ और छोटी माँ बन जाती है। समझ में आया बात ना? समझ में आ गया? हालांकि उसमें कुछ कुछ महिलाएं नाकाम भी होती हैं, है कि नहीं? बहुत मारती हैं बच्चे को, है ना? तो उनसे बच्चा क्या होता है, चिढ़ जाता है। बच्चा देखो, बच्चा देखना, बच्चा सब जो है अफेक्शन का भूखा होता है। बच्चे को तुम प्रेम करोगे, डरा दो, बच्चा तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पुरुष के साथ भी हम ये, तुम्हें बच्चा को डरा दो नहीं और उसको ले जाके कहीं बिस्कुट दिलवा दो एक पैकेट, समझा ना? वो देखो ना तुमको ढूंढते रहेगा कि वो गया कहाँ जो बिस्कुट दिलवाता था। आज पैसा वैसा नहीं रखे हुए है क्या, है कि नहीं? तुम जैसे ही देखेगा, दूर से ही देखेगा, दौड़ के तुम्हारे पास वो जाना चाहेगा। क्यों? वो समझ रहा है कि ये मूर्ख आदमी है कि नहीं? बिस्कुट दिला सकता है, ये जान रहा है कि हमको बिस्कुट दिलाने से इसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बिस्कुट दिलवाता है ना? धरती पर अगर कोई मूर्ख है तो यही है, नहीं? देखो, और ई विल्सन अमृत फाइंडिंग अ वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन, यहाँ पेज नंबर 25 पर जो है यही बात लिखा गया है। अगर बुक मिलेगा ना तो उस पर जो है इसी बात को लिखा गया है जी। अब आगे उसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं। अभी कितना पैसेज है जी? अरे बाप रे बाप, 9 है कि 10 है? 10 है। चलो देखते हैं। अभी बहुत लंबा चैप्टर भी लिखी है, इतना उबाऊ चैप्टर है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउजेज सोशल प्रॉब्लम्स, और जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, मतलब समाज में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया है तो उससे क्या सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है ना? यहाँ ठीक वही बात का विचार कर रही हैं कि जैसे बोले ना कि आज खिलौना है, तो कैसा खिलौना है? मार्केट से गया, खिलौना खरीद के लाया, बच्चे को चलाना है, गाड़ी चलाने के लिए देखा है ना, उसको जो है 3 पहिए वाला सबसे पहले बनाया जाता है, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, डोंट। तो अब उसमें क्या, और बच्चे को उसमें बिठा दिया जाता है कि नहीं? और गाड़ी कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, वो बच्चा को यही समझ में नहीं आता है कि इसका डायरेक्शन किधर है कि नहीं? वो चलता इधर है, जबरदस्ती उसको चलाया जाता है। यही सोशल प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसको जबरदस्ती चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पहले यही इसका इससे अलग चीज होता था। पहले बोले ना कि पहले जो है बच्चे लोगों को तेल मालिश किया जाता था, और तेल मालिश करने के बाद क्या होता था कि उसके पैर में खुद शक्ति आती थी, उसका जो हड्डी है पैर का वो खुद एनर्जेटिक होता था, और बच्चा पहले खड़ा होना सीखता था, बैलेंस करता था अपने शरीर पर, है ना? और उसके बाद धीरे धीरे वो कदम बढ़ाता था, और फिर इस तरह से वो चलना सीख जाता था। उसको किसी तरह का फ्यूचर में परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने बल पर चल रहा है। आज हम लोग जबरदस्ती उसको चला देते हैं, नहीं, जबरदस्ती ही उसको चलाया जाता है। बच्चा को ऐसा गाड़ी पर ऐसे खड़ा करके लटका के बैठा दिया गया, बच्चा समझ रहा है कि इधर जाए, कि इधर जाए, कि इधर जाए है ना? और उसके बाद जो है वो अपना कभी गाड़ी चाह रहा है कि गाड़ी ऐसे सीधे जाए, तो गाड़ी इधर मुड़ के चला जाता है। कंफ्यूज्ड है वो लड़का, भी कंफ्यूज्ड है, और उसके में हाथ पैर में बिना शक्ति आए हुए उसको चला रहा है। तो यही लिखा है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउजेज सोशल प्रॉब्लम, इससे सोशल प्रॉब्लम होता है। अगर हम अपने परिवार से अलग रहते हैं, आज न्यूक्लियर फैमिली है, सोशल चीज यही हुआ जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। आज जैसे न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा क्या सीखता है? माता पिता, बस पेरेंट्स, है कि नहीं? माता पिता। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अपने दादा दादी को पहचानता तक नहीं है। उसका कारण वही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बस हाँ, पति हैं, पत्नी है और बच्चा है। तो बच्चा क्या जानेगा कि हमारे आंटी भी हैं और हमारे अंकल भी हैं, वो जानेगा, और हमारी बुआ भी हैं, वो नहीं जानेगा, ठीक ना? और उसके बाद अब उसके घर में बुआ आ गई 4 दिन के लिए, ठीक ना? अब उसके रूम में जो है उसको सोने का व्यवस्था, बुआ उसी रूम में सोई जिस रूम में वो बच्चा है। अब वो जो है बच्चा इरिटेट हो जाएगा, है ना? फूफा जी आए उसी के रूम में, वो इरिटेट हो जाएगा, क्या ये हमारा रूम सबको शेयर कर दिया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे नानू काका में पढ़ा था ना जी सब लोग, है कि नहीं? नानू काका का रूम जो है मैटरनल अंकल के साथ शेयर किया गया। बोले कि अजीब परेशानी है भाई, बाहर वाला आता है तो घर में, और हम अंडर सेक्रेटरी हैं तो कुछ नहीं, हमको बाहर यहाँ क्या बरामदे में, बरंडा में सोना पड़ रहा है कि नहीं? तो लिखा कि द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और अगर मॉडर्नाइजेशन का हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन में क्या है? वेस्टर्न मेडिसिन, आज
तरह तरह का वेस्टर्न मेडिसिन आ गया है, जैसे देखा होगा डाबर लाल तेल बिकता है, सुना है डाबर लाल तेल का यूज भी हुआ है। हाँ, डाबर डाबर लाल है ना। खैर जो भी हो, डाबर लाल हो या लाल डाबर हो, हम अंग्रेजी सुनो, हम अंग्रेजी में ये पढ़ते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो प्रीडिकेटिव यूज होता है और कुछ का एट्रीब्यूटिव यूज होता है। मतलब जब विशेषण को अपने विशेष के पहले रखा जाता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, और प्रीडिकेटिव यूज उसको तब कहते हैं जब उसको बाद में रखा जाता है। जैसे गवर्नर जनरल, तो जनरल एडजेक्टिव है और गवर्नर नाउन है, ये बाद में आकर के उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो डाबर लाल हो या लाल डाबर हो, बात एक ही है। हाँ देखो, तो लिखा है कि ये वेस्टर्न मेडिसिन का प्रयोग क्या है, डाबर लाल दिखाया जाता है, उसका प्रचार एडवर्टीजमेंट करता है तो दिखाया जाता है, समझा ना। एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जाता है कि देखिए डाबर लाल तेल का अगर मालिश करते हैं तो बच्चा का हड्डी जो है तुरंत तंदुरुस्त हो जाएगा, बच्चा दौड़ने लगेगा, है कि नहीं, समझ में है बात। लेकिन वो जो चलना हुआ वो नेचुरल नहीं हुआ, है ना, वो आगे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। हाथ मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, है कि नहीं, हालांकि मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी मिला वो। अब देखो जी, तो यही बात कह रहा है कि जो वेस्टर्न मेडिसिन है, सुनो चुपचाप, ये वेस्टर्न मेडिसिन जो है वो क्या करता है, वो प्रॉब्लमेटिक भी हो गया है ना। आज हर चीज के लिए मेडिसिन, जैसे बताए थे ना शुरू दिन भी हम बताए थे कि आज बच्चों को डॉक्टर लोग ही नसीहत देती हैं कि उसको तेल का मालिश मत कीजिएगा, बच्चे का जन्म हो तेल का मालिश मत कीजिएगा। अब पहले था क्या कि बच्चों को तेल का मालिश किया जाता था, अब तेल मालिश के लिए डॉक्टर दवा एक लिख देंगे, देखिए ये तेल लगाइएगा, समझ में है बात ना, ये तेल लगाइएगा बहुत ही अच्छा है, समझ में है बात ना। और उसको नेचर से दूर रखने के लिए, यहाँ तक कि देखो अब तो डब्बे का दूध रहता है, दूध भी पिलाना है तो बच्चे को डॉक्टर लिख देते हैं कि दूध पिलाइएगा, समझ में है बात ना। और वही कारण है कि उसका जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। वो अलग बात है कि उस समय अच्छा रहता है, उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उस समय उसको प्रॉब्लम हो भी सकता है, और उसका प्रॉब्लम रिलेटेड वहीं से है, उसके बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम लोग क्या समझते हैं कि नहीं ऐसा हो गया था ना, पैर में चोट लग गया था जिसके कारण इसका पैर कमजोर हुआ है, समझ में आया बात। देखो आगे लिखा कि द प्रेस्टीज ऑफ द व्हाइट कोट्स इज इनॉर्मस, द रेस्पेक्ट फॉर देयर मिराकुलस हाइपोडर्मिक्स टोटल। अब क्या लिखा है कि द प्रेस्टीज ऑफ द व्हाइट कोट्स इज इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बड़ा होता है, विशालकाय होता है, ठीक ना। तो प्रेस्टीज लिखा है ना, द प्रेस्टीज ऑफ द व्हाइट कोट्स इज इनॉर्मस, और द रेस्पेक्ट फॉर देयर मिराकुलस हाइपोडर्मिक्स, मिराकुलस और हाइपोडर्मिक्स का मतलब होता है, क्या लिखा है जी बोलो, मिराकुलस हाइपोडर्मिक्स है अमान, हाँ समझ गया। हाइपोडर्मिक्स देखो, हाइपोडर्मिक्स का मतलब देखो, देखो सुनो बताते हैं, डर्म क्या होता है, ये डर्मिक्स जो लिखा गया है ना, ये दवाई का मेडिसिन का नाम है। डर्मिक्स मतलब पहले लिटरल मीनिंग समझो, ये डर्म जो है स्किन को डर्म कहते हैं, है ना, पता है ना, जैसे डर्मी कूल कूल का जो प्रचार देता है, देखो है सब चीज वहीं से कॉइन करता है ना। तो डर्म मतलब वो इसको स्किन को जो है ठंडा रखता है, वही कह रहा है। हम लोग उस बात को समझते नहीं है, बदमाशी करते रहते हैं अगर कोई पढ़ रहा हो तब, है कि नहीं, है ना, सही बात है। हाँ देखो, आदमी जब बैठा हुआ आता है ना, उसका हाथ कहाँ जा रहा है और कहाँ से कैसे खींचा जा रहा है, देखो उस फेशियल एक्सप्रेशन पर वो दिखाई देता है, हाथ देखें ना देखें, समझा। जब बच्चा कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो समझ लो, है ना, बच्चा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, वो हम ही को क्यों देख रहा है, मतलब कुछ बदमाशी शुरू कर रहा है ना, ताकि वो ध्यान दे रहा है कि कहीं इनका नजर वहां तो नहीं ना पड़ जाए जहां हम कुछ शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब हाथ से ऐसे कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखो उतना उतना अनएक्सपीरियंस्ड भी हम नहीं है, हम आते ही बता दिए हैं कि तुम लोग से बड़ा मेरा बच्चा है, समझा। तो कहानी भी तुमको सुना दी है ना कि वो एंगल पर चेयर सेट किए हुए रहता है, और उस बात को भी हम समझ गए तो उसको बोले ना कि देखो तुम प्रयास कर रहे हो कि इनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बाकी तुम अपना खुद समझो, है ना। तुम जैसा कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, अगर इतना से तुमको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आओगे तब तुम्हारे साथ हम पटका पटकी तो नहीं करेंगे ना, है कि नहीं जी। अब उस उम्र में तो हम रहे नहीं, तुम
तुम्हारे साथ लड़ाई मोल हम क्यों लें, उसमें हम डिफीट हो जाएंगे। देखो, तो ये सब मेडिसिन के बारे में जो है कि मेडिसिन जो उसको दिया जाता है कुल मिलाकर के। अब लिखा कि द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस मेक्स फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर टू विदस्टैंड देम। और मतलब उनका जो सिचुएशन अगर ज़्यादा भी खराब हो जाता है तो टू पुअर का मतलब यही हुआ कि सिचुएशन ज़्यादा खराब हो जाने पर तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें जो है तरह तरह के मेडिसिन का प्रयोग कर दिया जाता है ना। तरह तरह के मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखो, इधर देखा होगा सुना होगा बच्चे को जो क्या शीशा में रखा जाता है जी, जन्म के बाद जो है शीशा में रखा गया, क्या किया गया, तो उसमें जो है ना एक तरह से उसको ओम जो होता है, ओम का परिवेश वहां दिया जाता है। समझ में आया बात। अब समस्या ये है कि देखो ये सब प्रॉब्लम खड़ा कब होता है, तो हम शुरू दिन ही बताए थे कि देखो जो भी जैसे देखा होगा कि हम लोग उस दिन भी बताए थे कि देखो कोरोना जब आया तो कोरोना उन्हीं लोगों को अफेक्ट किया जो खा पी के सोए हुए रहते थे, जो एसी में रहते थे, है कि नहीं। लेकिन देहात में रहने वाले जो नेचुरल परिवेश में रहते थे, वर्क करते थे, यहाँ भी देखो मजदूर का डेथ नहीं हुआ है। अगर यहाँ कोई मजदूरी का काम भी कर रहा था उस आदमी का डेथ नहीं हुआ है। उसका जानते हो कारण क्या है कि वो वर्क जो कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करने से उसका पूरा शरीर एक्टिव है लड़का बदमाशी नहीं, पूरा शरीर उसका एक्टिव है। और शरीर एक्टिव है तो उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह सब बन रहा है, सब नॉर्मल है। उसको शुगर होते हुए देखा है कोई मजदूर को शुगर होता है? काय के लिए उसको शुगर होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि आप फिजिकल लेबर बढ़िया करें, है ना, तो उस अवस्था में भी अगर वो उसका फिजिकल लेवल मतलब काम धाम जो करना, ये नहीं हम कह रहे हैं कि उसको ले जा करके आप पत्थर गिरवा दीजिए एक ट्रक और पत्थर उठा उठा के वहां रखेगी वहां से, ऐसा नहीं। लेकिन फिजिकल जो वर्क है वो आप करेंगे ना, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, जो आपसे बन सके उसको करते रहिए। तो उसको करने से क्या होता है कि शरीर एक्टिव रहेगा, और जब शरीर एक्टिव रहेगा, शरीर जब एक्टिव रहेगा तो चाइल्ड बर्थ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं सुन रहा है तुम? चाइल्ड बर्थ में जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ में आया बात। तो अब उसके बाद लिखा है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथ समझता है ना जी, हाँ सब एलोपैथ डॉक्टर बनना है। किसको किसको कौन कौन बायोलॉजी पढ़ता है जी? हैं? हाँ, तो एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं ये सब डॉक्टर्स एलोपैथिक हैं। होम्योपैथ वाले तो देखा ही है, बच्चा होम्योपैथ का दवा खाना चाहता है। मेरा बच्चा बड़ा वाला जो होम्यो एलोपैथ खाए नहीं करता है। हाँ, वो छोटा छोटा गोली, हाँ उसको जब फीवर हो जाएगा ना तो तेज फीवर रहता है, कहता है कि होम्योपैथ का दवा खाएंगे। हम बोले कि हाँ अब सही कह रहा है तुम, समझ गया ना। नहीं तो फिर कहता है कि सुई दिलवा दीजिए, वो चलेगा। और सुई ले लेता है आसानी से, समझा। लेकिन डॉक्टर उसको बोल रहे थे कि बार बार सुई दिलाएगा, दवा से भी ठीक हो, दवा से ठीक होने वाला है, सुई खेबे नहीं, दवा खेबे नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो इसलिए एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स। और एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या एक्सपेंसिव ड्रग्स पर डिपेंड, मतलब दवा महंगा रहता है। देखा है जी, दवा जो होता है तो उस मतलब कॉस्टली दवा होती है कि नहीं। एलोपैथ का दवा देखो काफ़ी कॉस्टली हुआ करता है। तो कॉस्टली दवा से क्या हो जाता है, फाइनेंशियल। और दूसरी बात क्या है कि उसका ये भी देखा जाता है कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाता है। इस बीमारी के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, एक दूसरा नया बीमारी खड़ा हो जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो वही लिखा है कि स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स, और वो चमकते दमकते जो इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट समझता है कोई सामान जो है उसको इक्विपमेंट्स कहते हैं। मेडिकल साइंस का जो हो गया, या कोई बिजली का सामान भी इक्विपमेंट से कहलाता है। हाँ जी, हाँ तो जाओ। है लिखा के एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। और मतलब ये सब चीज जो है बहुत सफिशिएंट क्वांटिटीज में उनको नहीं मिल पाता है। वेयर फॉरेन एड्स हैज एस्टैब्लिश्ड दैट टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन। और जहाँ फॉरेन एड्स, एड्स समझता है, हेल्प एक तरह का जो हुआ वो एड्स कहलाता है। तो वेयर फॉरेन एड हैज एस्टैब्लिश्ड दैट टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन द हॉस्पिटल इट मस्ट टेक अ रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर विद हॉरिबल रिजल्ट्स। और जहाँ इस तरह की बात अगर होती है तो वहाँ हॉरिबल रिजल्ट्स हो जाता है। मतलब एलोपैथ हो या फिर और हम लोग देखते हैं कि उसमें अगर कोई कॉस्टली ड्रग्स का उपयोग किया जाता है तो इसका हॉरिबल रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ सकता है ना। उसका रिजल्ट जैसे कभी कभी नहीं देखा है कि ऑपरेशंस वगैरह होता है, दवा तो उसमें मेडिसिन दिया जाता है लेकिन पस बन रहा है। जब उसको बाद में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पता चलता है कि उसमें पस बन रहा है। अब उसके लिए फिर एक दूसरी दवा
है ना। हालांकि उसमें कुछ जिम्मेवार पेशेंट भी होता है, पेशेंट को बोला जाता है कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, और पेशेंट कहता है कि नहीं हम इस अवस्था में तो हम जरूर उछल कूद करेंगे, है कि नहीं, हम रस्सी पहले फांदते थे, छोड़ कह दें, है ना। तो ये सब समस्या था। अब लिखा है आगे कि शैला किंजर विजिटेड एन एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका एंड दिस इज व्हाट ही शॉ। और ये बंटू पेशेंट जो है पेशेंट का नाम दिए हैं, ठीक ना, आगे बताएंगे कि क्या होता है। तो वैसे हाँ कमिन, साउथ अफ्रीका में बंटू पेशेंट के लिए एक हॉस्पिटल खोला गया है, और उस हॉस्पिटल में क्या होता है इसके बारे में जो है यहाँ डिटेल बताया गया है, ठीक ना। इसको पढ़ने के बाद बंटू पेशेंट समझ में आएगा, क्योंकि देखो ये नाम दिया गया है, समझ में आया बात ना, ये नाम दिया गया है। हाँ, अब देखो क्या लिखते हैं कि द डिलीवरी वार्ड वाज फुल ऑफ ग्रोनिंग वार्लिंग वोमेन। मतलब जो डिलीवरी वार्ड होता है जहां बच्चे का जन्म होता है उस वार्ड को डिलीवरी वार्ड कहा गया है। डिलीवरी वार्ड वाज फुल ऑफ ग्रोनिंग, ग्रोनिंग मतलब कराह, चीख चीख पुकार मची रहती है कि नहीं, वहां चीखती महिला लोग रहती हैं। तो द डिलीवरी वार्ड वाज फुल ऑफ ग्रोनिंग वार्लिंग वोमेन, ठीक ना। द मेजोरिटी लेबरिंग एलोन, और उसमें मेजोरिटी संख्या में ये होता है कि मतलब वो लोग हाँ अकेला होती हैं। और उसके बाद लिखा है कि ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप्स एंड पंप्स वेयर इन वाइड स्प्रेड यूज, और वहां ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो ड्रिपिंग करते रहता है, ठीक ना। और पंप्स वेयर इन वाइड स्प्रेड यूज, वहां पंप का जो है बहुत ही यूज किया जाता है। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका, और इस तरह का जो है ओल्ड अफ्रीका में ये मीटिंग प्लेस है, एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, और यही ने वेस्ट का जो है नया टेक्नोलॉजी है। पुल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर, पुल्स ऑफ ब्लड मतलब धरती पर जो है खून वगैरह दिखता है। और लाइक सैक्रिफाइशल आउटपोरिंग एंड बांटू नर्सेज वी आर हैप्पी टू लिव देम देयर एज अ विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ। और उसके बाद जो है सैक्रिफाइशल आउटपोरिंग मतलब फैल जाता है सब, जो भी मतलब ब्लड्स वगैरह ये सब जो है तो फैल जाते हैं। और लिखा है आगे कि बांटू नर्सेज, वो जो नर्सेज होती हैं जो उनको देख रेख करने के लिए आती हैं, वो आर हैप्पी टू लिव देम देयर एज अ विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ, उनको वहीं छोड़ देती हैं। अब मतलब नर्सेज लोग भी जो है वो ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, इसको नॉर्मल मानते हैं उस चीज़ को, ठीक ना, कि मतलब ये सब ऐसा होता है। अब उसके बाद लिखा है कि हाँ, while they busied themselves with the technologically sophisticated modern equipments and ignored the laboring woman as far as possible। मतलब वो मॉडर्न सोफेस्टिकेटेड मतलब मॉडर्न मशीन का यूज करते हैं, हर काम के लिए मशीन, ठीक ना, हर काम के लिए मशीन, या ऐसा कीजिए वैसा कीजिए वैसा कीजिए, इस तरह की बात। लेकिन अब वो जो चाइल्ड लेबर से चाइल्ड पेन लेबर पेन से जो पीड़ित महिला रहती है उसको ऐसे ही अनकेयर्ड वो छोड़ देती है, वो कुछ नहीं करती है, समझ में बात। जबकि पहले घर में जो चाइल्ड बर्थ होता था तो उसको जो है लोग रिलीव करती थी महिला लोग, है ना, वहाँ 1 2 3 4 महिला जो होती थी उसको रिलीव करती थी कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, इस तरह की बात वहाँ बताई जाती थी। लोग को कोई मतलब नहीं है, समझा। और अब जनरली हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है, तुम अपने पेशेंट को जा करके वहाँ भर्ती करवा दो, एडमिट करा दो, और सीधा कहेगा कि आप लोग घर चले जाइए, आप लोग का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, एक आध आदमी रहिएगा पैसा पेमेंट करने के लिए, ठीक ना। जब जब आपको बोला जाए आप पैसा डालते जाइए उसमें, है ना, और उसके बाद जो है सारा केयर हम ही लोग करेंगे, देख रेख हम ही लोग करेंगे। हालांकि हॉस्पिटल्स में सुविधा दी भी जाती है, केयर करता है वो लोग, लेकिन थोड़ा अनकेयर भी, वो उतना केयर तो नहीं कर सकता है जितने अपने फैमिली करेंगे, है कि नहीं। घर वाले जितना करेंगे उतना केयर तो नहीं ही करेगा। ये अलग बात है कि आपको मतलब देखा जाए तो मेडिसिनल कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, है ना, हाँ, लेकिन बाकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और यहां जो था पेन को रिलीव किया जाता था, लिखा कि विच इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज एनी वे। और उसका कुछ कारण ये भी है कि मतलब सेम लैंग्वेज वाली वहाँ नर्सेस भी नहीं होती हैं, अब वो उसके भाषा को समझ भी नहीं रही है। अब जैसे देखो पहले हमारे यहाँ जब फॉरेन कंट्री का शासन था तो कंट्री में क्या होता था कि जैसे अंग्रेजी मैम उसको कहा जाता था, अंग्रेजी मैम, ठीक ना।
तो अंग्रेजी मैम का मतलब हुआ कि डॉक्टर भी वही होती थी, नर्स भी वही होती थी। तो उन लोगों को, जैसे महारानी का जब बच्चा जन्म लेता था, तो जब हमारे यहाँ शासन उन लोग का हो तो वो लोग ले जाकर उन लोग के हॉस्पिटल, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता था, है ना। अंग्रेजी मैम अगर सेवा कर रही है तो ये तो कॉस्टली होता था ना, तो उसको एफर्ट सामान्य लोग नहीं कर सकते थे, राजा महाराजा लोग ही करते थे या लैंडलॉर्ड लोग करते थे। तो उनके बच्चों का पालन पोषण वो अंग्रेजी मैम किया करती थी। समझ में आया बात। तो वो अंग्रेजी स्टाइल में हुआ करता था। जैसे एक सीबीएसई में एक कहानी पढ़ना है, द टाइगर है ना, पढ़ना, कल्कि का है, कल्कि उसके राइटर का नाम कल्कि है। तो वो टाइगर जो पढ़ना है, 12th क्लास में है वो। तो टाइगर में दिखाया गया है कि वो बच्चे का जब जन्म हुआ है ना, तो अंग्रेजी मैम इंग्लिश कल्चर में पढ़ा पढ़ा, ठीक ना, इंग्लिश गाय का दूध पिया, इसमें भी लिखा है, वो भी लिखा है उसमें, ठीक ना, कि फॉरेन से उसके लिए गाय मंगवाया गया था, उसी का वो दूध पीता था। पर मतलब कंप्लीटली जो है ही वॉज केप्ट इन इंग्लिश कल्चर, उसको पूर्णतः इंग्लिश कल्चर में रखा गया था। समझ गया ना। अब उसका टाइगर किंग कैसे नाम पड़ा वो कभी दूसरे दिन बताएंगे, लंबा कहानी हो। अब उसके बाद देखो लिखा है कि बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हियर। और यहाँ जो बर्थ है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, वो नॉर्मल से कुछ बहुत अलग होता है। और एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सच अ वे दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स, कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स फ्रॉम लार्ज अर्बन गेटोज। और क्या लिखा है, वो कहते हैं कि बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हियर, मतलब यहाँ बर्थ जो है वो नॉर्मल से कुछ डिफरेंट होता है। एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सच अ वे, और ऐसे इसको कंडक्ट किया जाता है, दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स, कि इस तरह की घटना मैंने अमेरिकन हॉस्पिटल्स में पहले देखा था। कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स फ्रॉम लार्ज अर्बन घेटोज, मतलब क्लिनिक, कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट, मतलब क्लिनिक में जो होता था, और घेटोज, घेटोज समझता है सब जी, नहीं ना पढ़ता है। आई हैव, इसमें ये पढ़ाए थे ना जी, कौन सा, हाँ आई हैव अ ड्रीम में घेटो नहीं बताए थे, जो झोपड़पट्टी होता है उसको स्लम एरिया, स्लम एरिया। हाँ, तो स्लम एरिया से ये क्लिनिक का जो जन्म होता है बच्चे का, वो कुछ डिफरेंट होता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ कोई फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है गेटोज में, लेकिन यहाँ मेडिकल फैसिलिटी क्लिनिक में अवेलेबल होता है। और उसके बाद लिखा है, तो पहले ऊपर करने दो। अब उसके बाद क्या लिखा, impersonal conveyor belt obstetrics accompanied by a plethora of technical innovations and machinery। और देखो obstetrics समझते हो, obstetrics का मतलब प्रसव होता है। समझ गया जी। हाँ, तो जो वहाँ प्रसव कराया जाता है, डिलीवरी जो होता है, तो उसमें क्या लिखा है कि पर्सनल कन्वेयर बेल्ट्स, उसमें किसी तरह के बेल्ट का यूज किया जाता है। वो जब तक ये मेडिकल साइंस का विषय है, हम लोग का विषय नहीं है। समझ गया ना, क्योंकि सब चीज हम यहाँ समझा नहीं सकते हैं। अब हो सकता है कैसा बेल्ट होता होगा, उसका क्या फीचर है, वो तुम लोग जो बायोलॉजी पढ़ता होगा मेडिकल साइंस में पढ़ लेगा आगे, समझा ना। वो किसी तरह का बेल्ट है। तो अब उसके बाद फिर क्या लिखा कि इनोवेशंस एंड मशीनरी, मतलब जहां तक हो सकता है नए नए इनोवेशंस और मशीनरी का प्रयोग किया जाता है चाइल्ड डिलीवरी के समय। और ये किंजर वोमेन्स एज मदर्स पेज नंबर 109 से टेकन किया गया है। अब उसके बाद 9 में लिखा है कि इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम a climatic personal experience into a personal disaster, it matters little that the results is more likely to be a live child। अब लिखा है कि इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम अ क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर इसको क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस से हम कंपेयर करते हैं बर्थ को इनटू अ पर्सनल डिजास्टर, मतलब इसको पर्सनल डिजास्टर न मानते हुए, जैसे बच्चे का जो जन्म है वो पर्सनल डिजास्टर नहीं है। जैसे देखो पर्सनल डिजास्टर, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। पर्सनल डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को तो बहुत पीड़ा होती है कि नहीं। लास्ट डे भी हम बताए थे कि एक पुनर्जन्म जैसा होता है, वो समझो कि मर के फिर से जन्म लेती है, दोबारा जन्म, पुनर्जन्म ही होता है उसका। समझ गया। तो वो तो पीड़ा से सफर कर रही है, इधर लोग ताली बजा रहा है कि नहीं। सोसाइटी ही ना करता है, बच्चे का जन्म हुआ ताली बजा रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है कि उसको कितना पीड़ा हुआ, है ना, सब ताली बजा रहा है कि बेटा का जन्म हुआ है ना। तो इस तरह की बात है। तो यही बताया जा रहा है कि मतलब ये पर्सनल डिजास्टर तो है ही, लेकिन साथ साथ उससे सोसाइटी को लाभ है ना, सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो
अब लिखा है कि वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटैलिटी, स्पेशली इफ देयर इज नो वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड। और होता क्या है कि मतलब हमेशा जो वुमेन लोग हैं तो इस तरह की पीड़ा को सहने के लिए, इस ब्रूटलिटी को सहने के लिए जो है वो हमेशा इसका सहन नहीं कर सकती, ठीक ना। जैसे हमारे एक गांव का ही कहानी है, सुनने में आया है, ठीक ना। तो एक महिला हैं, तो हम लोग की चाची ही लगेंगी, गांव घर की चाची हैं। तो अब सुनने में आया है कि उनका एक बच्ची का जन्म उनको हुआ, समझा ना। तो क्या है, सोया हुआ है जी सब, क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ सुनो कम से कम। तो एक सुनने का तरीका ऐसे नहीं ना है। अब सब तो सब सोइए जाएगा, कहेगा कि सुन रहे हैं, तो हम भी सो जाएंगे, कहेंगे हम भी बोल रहे हैं। है ना, नहीं हम भी इधर से करेंगे तो कहेगा कि बोलिए सर, तो बोल नहीं रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। है ना। तो अब वो जानते हो, उन्होंने मतलब एक जो है गर्ल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक ना। और सिंगल गर्ल चाइल्ड के बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है दूसरा बच्चा हमको नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि बहुत पीड़ा होती है, लेबर पेन में जो है बहुत पीड़ा होती है। यानी गांव में इस तरह का बात प्रचलित हुआ, उसी को मैंने भी सुना, तो हमको लगा तो इस तरह की बात है यहाँ भी, ठीक ना। कि अब यहाँ भी यही बात लिखा है, इसलिए मैंने इस कहानी को कह दिया कि जैसे यहाँ लिखा है कि ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटलिटी, इस तरह के ब्रूटलिटी को सहन करने के लिए उसका बॉडी और माइंड जो है हमेशा प्रिपेयर नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है, ठीक ना। तो लिखा कि स्पेशली इफ देयर इज नो वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड, और खास करके तब जब उस बच्चे का देख रेख करने वाला कोई नहीं, वेलकम करने वाला कोई नहीं हो। मतलब अब महिला अकेली रहेगी, न्यूक्लियर फैमिली है, तो न्यूक्लियर फैमिली में है तो बताओ महिला को परेशानी होगा कि नहीं। वो पहले ही सोच लेगी कि अगर मान लो बच्चा का जन्म होता है तब फिर उसको देख रेख करना, और ऑफिस जाने वाली है ना। ऑफिस जाने के लिए तो अब जैसे देखो छुट्टी मिलता है, वो लोग को 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है, 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है, 6 महीने तक वो घर रह सकती है, समझ में है बात ना। लेकिन बात 6 महीना में तो बनने वाला नहीं है। अब 6 महीना के बाद वो बच्चा जाएगा कहाँ, तब फिर उस बच्चे को उठा के ऑफिस भी ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा। और इसका जिम्मेवारी सोसाइटी ने महिला को ही दे दिया है, क्योंकि वही जो है राजा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, है कि नहीं। रिस्पॉन्सिबल इस सेंस में कि देखभाल वही ना करेगी, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और क्या है। तो देखो लिखा कि स्पेशली इफ देयर इज नो वन एट होम आर टू प्रेज द मदर फॉर हर करेज एंड टू हेल्प हर रेज इट, और बच्चे को देख रेख करने के लिए कोई नहीं हो, या फिर उसके करेज के लिए, उत्साह के लिए कोई उत्साह वर्धन ना करता हो, है ना। तो वो जो है महिला क्या कर सकती है, इस चीज को बियर नहीं कर पाती है। In fact, peasant communities are more level-headed and skeptical of us and our methods that we realize, and they have resisted the institution of our chromium palleted technology more successfully than we like to think। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि हमारा जो पीजेंट कम्युनिटीज है वो इस चीज को जो है बड़ी आसानी से बियर कर लेता है, जिस पेन को बियर ये कौन नहीं कर पाता है, ये क्रोमियम पैलेटेड टेक्नोलॉजी जो है मोर सक्सेसफुल देन वी लाइक टू थिंक। मतलब वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है जितना हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन वहाँ ये साबित नहीं हो पाता है। वो सक्सेसफुल वो हो जाता है जो केयर ज़्यादा कर की जाती है महिला को, ठीक ना। अब लिखा है आगे कि दे नो दैट डेथ अटेंड्स टू फ्रीक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। और पहले ट्रेडिशनल जो बर्थ प्लेस होता था तो उसमें क्या होता था, डेथ अटेंड्स, मतलब ज्यादातर मृत्यु भी हो जाया करती थी, है ना। क्योंकि अब जैसे उस साइंस पढ़ करके नहीं ना, उस समय जो नर्सेज होती थी तो साइंस पढ़ के थोड़े आती थी, है कि नहीं। उनको पता नहीं होता था, वो देखते देखते जो है उनको जानकारी हो गया, बस इतना ही वो जानती हैं। केस अगर डिफरेंट हो गया तो अलग हो गया, और उसी में अगर हो गया तो लकली हो गया, नहीं हुआ तो अनलकी अनफॉर्चुनेट, उसमें डेथ हो सकता है, बच्चे का डेथ हो, मदर का या दोनों का। तो अब उसके बाद लिखा है कि बट दे ऑल्सो नो दैट देयर आर वर्स, क्या लिखा है, वर्स फेट्स देन डेथ। हाँ, फेट मतलब भाग होता है, बर्थ लिखा है कि वर्स फेट्स, अब उसके भाग पर वो डिपेंड करता था, है कि नहीं। अब मान लो कि डेथ हो गया तो उसको वर्स फेथ ही ना कहा जाएगा, वर्स मतलब खराब,
और समझो कि भाग्य खराब है उसको, अब मान लो कि चाइल्ड बर्थ के समय उसका डेथ हो गया, तो लोग यही कहता था क्या कीजिएगा, उसको तो भाग्य खराब था, तब भाग खराब था, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाते तो भाग ठीक नहीं हो जाता, है कि नहीं। तो ये बात है। और लिखा कि नेवरदलेस, और बावजूद इसके, ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रीचिंग इनटू एवरी हट एंड होवेल इन पॉवर्टी। और इसके बावजूद भी बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी को हट में पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मतलब आज झोपड़ी जो है, स्लम एरिया जो है, घेटो जो है, वहां अभी भी चाइल्ड बर्थ ऐसे ही करा दिया जाता है, उसको हॉस्पिटल्स में ले जाने से परहेज किया जाता है ना। बहुत महिला लोग जो है या बहुत पुरुष लोग ऐसे ही कहते हैं कि चलो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, इसको डॉक्टर के पास क्या ले जाना है। समझ में आया बात ना। और उसके लिए जो है वो जानलेवा सिद्ध हो जाता है। द कल्चरल हेगोमोनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल। और उसके बाद लिखा है कि ये जो कल्चरल हेगोमनी है ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल, मतलब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका हम लोग एक तरह से इंडेप्टेड है। मतलब इंडेप्टेड का मतलब क्या होना, उसका कर्जदार होना, है ना। कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आने के कारण जो है हमारे यहाँ चाइल्ड मतलब मोर्टालिटी रेट में, ठीक ना, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में जो है क्या हो गया है, कमी आ गया है। समझ में है बात ना। नहीं तो पहले जो है ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि वो लोग साइंस के बारे में समझते नहीं थे और उन्हीं पर जो है उनका भार दे दिया जाता। तो चलो लकीली शुक्र है कि छोटा पैसेज है। द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैनॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स। अब मशीन से डिलीवरी का एक और अलग फायदा क्या है कि वुमेन्स रेज्ड इन वार्निंग, है ना। महिला लोग क्या नॉर्मल डिलीवरी में महिला लोग क्या करती हैं, महिला लोग कहेंगे देखो ठीक से, ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ना करना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी में तो इस तरह का कोई बात नहीं है। डॉक्टर के हम लोग डिलीवरी पेशेंट को ले जाते हैं तो डॉक्टर कहता है, या हम लोग कहने जाते हैं कि ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, कि डॉक्टर साहब सीधा जो है डिलीवरी रूम में अपना जो भी परफॉर्मेंस है अपना पूरा करते हैं, आप बाहर चुपचाप बैठ के वेट करते रहिए, है कि नहीं, यही ना होता है। यहाँ जो है महिला लोगों के साथ, अब मान लियो लो कि डिलीवरी, महिलाओं को तो प्रवेश उसमें वर्जित नहीं होता था। कोई भी महिला आई चली गई, बोली कि देखो ऐसे नहीं करना, ऐसे होगा जाएगा, है कि नहीं। मतलब डरा रही है, एक तरह का फियर हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात वो ये बात भूल रही है महिला, कि वो महिला जो जिसको डिलीवरी होना है वो भी तो सुन रही है, उस बात को सुन रही है, कहीं उसके दिमाग में कुछ सेट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो डर जाएगी ना जी। और देखो डरना जो है इस तरह का सिचुएशन है, जैसे कैसे हम लोग को डर होता है, तो डर होता है तो क्या होता है, शरीर का रिएक्शन अलग होने लगता है कि नहीं। देखो तो लिखा है कि विच इज प्रोबेबली जस्ट एज वेल, और इफ वी सक्सीड इन क्रशिंग ऑल प्राइड एंड डिग्निटी आउट ऑफ चाइल्ड बियरिंग, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और इसमें क्या कहा कि ये जो डिग्निटी ऑफ चाइल्ड बियरिंग है, अगर इसको हम टैकल करें, मतलब फाइनली ये हम लोगों को मैसेज करती हैं कि जो चाइल्ड बर्थ में जो महिलाओं के साथ समस्या होती है, तो उसको हम एलोपैथ से उसका इलाज करवाएं, है ना। जो चाइल्ड बर्थ होता है उसको हम हॉस्पिटल में करवाएं, ये ज़्यादा बढ़िया है ना। सेफ्टी के ख्याल से वो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो ये जो है बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड और उसके जो मदर हुई उन दोनों के लिए फायदेमंद चीज़ है ना। मतलब हम नॉर्मल डिलीवरी, घर पर ही डिलीवरी जो है ना होने दें। समझ में है बात ना। उसको जो प्रॉपर डॉक्टर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो चीज़ उसको मिलना चाहिए। समझ में आ गया ना। तो यही चाइल्ड इज बॉर्न है, मतलब चाइल्ड का, बच्चे का जन्म कैसे होता है, इस पर आज हम लोग को 2-3 दिन से ही पका रही हैं, है कि नहीं। और फाइनली जो है ये समाप्त हुआ। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की क्या कहती हैं ये। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू फॉल्स, कर लेगा ना जी सब। हाँ, और आगे बढ़ो, तब कंप्लीट करना है, ये सब करे हो। वेयर डू सेलेटिव वुमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, सब लिखा हुआ है। हाँ, ये सब हमको करने का जरूरत नहीं है, यही सब तो पढ़ा रहे थे। नहीं तो फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा, स्पेलिंग टेस्ट है। ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है बताओ तो। वाह, बहुत बढ़िया, गुड। उसके बाद यूजफुलनेस ये सब भी कर लेगा ना तब। हाँ तो ठीक है। ये क्या है, सफिक्स है, ठीक है। वी डिड नॉट फाइंड
वर्षाज प्रपोजल क्या होगा? यही सब वर्ड भरना है जी, जो ये सब वर्ड यहाँ दिया गया है यही सब वर्ड भरना है ना। द वर्ड मैनेजेबल इज मेड ऑफ मैनेज, मतलब